हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं भाई। यहाँ मैराथन रिवीजन हम कर रहे हैं। आप किस चैप्टर का कर रहे हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट का हम रिवीजन करने वाले हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अच्छा खासा वेटेज होता है एग्जाम में, आपको भी पता है इसका। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल्ड रिविजन इसका लेने वाले हैं। सारे सेक्शन, सारे क्लैरिफिकेशंस, एवरीथिंग हम यहाँ पे सब कुछ कवर करने वाले हैं बड़े अच्छे से। तो इस लेक्चर को आपको बिल्कुल अच्छे से बहुत ध्यान से सुनना है। आपके पास समरी बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, आप वहां से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट भाई साहब कौन लेता है? सिंपल वर्ड्स में पता है तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? भाई हमने जो भी परचेज किया वो बिल पे जो भी टैक्स वैक्स लग के आता है उसका अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। ये लेमन लैंग्वेज में बात हुई, ठीक है। अब यहाँ पे कौन लेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट? रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगा, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा। इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड आपको नहीं मिलेगा क्रेडिट, ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है। टैक्स किसको पे करना होता है? टैक्सेबल पर्सन को। टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड। पर इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको मिलता है? रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है, रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट किस चीज पे? जो भी इनवर्ड सप्लाई हुई है, गुड्स की चाहे सर्विसेज की। पॉइंट क्या? इट शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए, बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अवेलिंग आईटीसी? क्या क्या कंडीशंस है आईटीसी लेने की? सबसे पहले तो आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस, यहाँ डेबिट नोट या प्रिस्क्राइब टैक्स डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो वैलिड टैक्स इनवॉइस, यहाँ पे डेबिट नोट या प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको आपके सप्लायर ने वो जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ में उसने बताया हो या अब 1A में भी बताया हो और वो आपको कम्युनिकेट हुआ हो 2B में, तो ही आप क्रेडिट ले सकते हो। जितना आपके 2B में दिखेगा आप वही क्रेडिट ले सकते हो। उसके बाद वैलिड रिटर्न फर्निश करना चाहिए। गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली रिसीव होना चाहिए। सिर्फ इनवॉइस आने से काम नहीं होता, इनवॉइस भी आए, गुड्स और सर्विसेज भी आएंगे, तभी आप एलिजिबल होते हो क्रेडिट के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके गुड्स और सर्विसेज नहीं आए तो आपको क्रेडिट उस महीने में नहीं मिलता। जिस महीने में गुड्स और सर्विसेज आएंगे उस महीने में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इन केस ऑफ बिल टू शिप टू क्या मान लिया जाएगा कि डीम्ड रिसीव्ड ऑफ द गुड्स मान लिया जाएगा। उस केस में गुड्स आपके पास नहीं आए तो भी आप क्रेडिट ले सकते हो। बिल टू शिप टू अपन ने प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में भी देखा था। क्या? जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को गुड्स भेजा तो उसने सेल किया, तो बी ने क्या बोला, एक काम करो बिल तो मेरे को भेज दो पर आप शिप सी को कर दो। तो इस केस में क्या बी के पास एक्चुअली गुड्स है? नहीं, पर इट विल बी डीम्ड कि उसके पास गुड्स आ गए, ऐसा मान लिया जाएंगे। और आईटीसी कौन लेगा? बी लेगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई भी बी का लोकेशन ही होता है, बी का लोकेशन ही होता है और वो आईटीसी भी ले सकता है, ठीक है। सो ये बात हुई कि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली रिसीव होना चाहिए बट डीम्ड रिसीव ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा इन केस ऑफ बिल टू शिप टू। और डीम्ड रिसीट और सर्विसेज मान लिया जाएगा इस केस, किस केस में? जब सर्विस प्रोवाइड की है आपने किसी और को ऑन डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन ने बोला एक काम करो भाई, फॉर एग्जांपल ए है सर्विस प्रोवाइडर, उसने क्या किया, एबीसी कंपनी है, उन्होंने उनके एचओ ऑफिस ने बोला कि भाई बिल तो हमको भेज दो पर आप क्या करो, हमारी जो ब्रांच है उसको सर्विस दे दो। तो इस केस में क्या माना जाएगा? सर्विसेज एबीसी ने ही रिसीव करी है और एबीसी उसका क्रेडिट ले सकती है। क्रेडिट ले सके इसके लिए उसको डीम्ड रिसीट बोला गया है, ठीक है। उसके बाद में टैक्स एक्चुअली गवर्नमेंट को पे हो जाना चाहिए और जो आईटीसी है रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए सेक्शन 38 के हिसाब से, ठीक है। आईटीसी आपका रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए सेक्शन 38 के हिसाब से, देखेंगे थोड़ी देर में सेक्शन 38। सो ये सारी बातें। अब उसके बाद अगर हमारे गुड्स लॉट्स में आ रहे हैं तो कई बार एग्जाम में एडजस्टमेंट आता ही है कि भाई यहाँ पे 3rd लॉट आया है आपका फरवरी महीने में और टोटल 5 लॉट है और पूरे लॉट आपके मार्च में आए, तो आपको अगर मार्च का क्रेडिट कैलकुलेट करना है तो मार्च में क्रेडिट ले सकते हो, फेब में आप क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर गुड्स लॉट्स में आ रहे हैं तो आप क्रेडिट कब ले सकते हो? ऑन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। जब लास्ट लॉट यहाँ पे आते हैं तभी आप यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। उसके बाद में टैक्स कंपोनेंट पे अगर डिप्रिसिएशन क्लेम कर दिया, मतलब कि 1 लाख रुपए हमारी मशीन की वैल्यू थी, उस पर 18,000 रुपए जीएसटी था, ठीक है। जीएसटी था कितना? 18,000 रुपए। तो ये जीएसटी जो है
ये आपने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, 1,18,000 रुपए आपने पूरा कैपिटलाइज कर दिया और आप इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो। क्या आप टैक्स कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो? हाँ जी, टैक्स कंपोनेंट पे भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं। तो अगर आप टैक्स कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो बॉस, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपने खाली 1,00,000 रुपए यहाँ कैपिटलाइज किया होता तो 18,000 का आईटीसी ले लेते हैं, बट अगर आपने 1,18,000 यहाँ पे क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया है, तो उस केस में टैक्स कंपोनेंट पे आपको यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पे अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया है तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सो इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट, आईटीसी इज नॉट अलाउड। 1,00,000 कैपिटलाइज कर दे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो कैपिटलाइज करोगे। 18,000 कैपिटलाइज किया कि नहीं उसका सवाल है। तो अगर वो कैपिटलाइज कर दिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं किया तो मिल जाएगा, सिंपल सी बात। टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, अब कोई अपने बिल छूट गए, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 24-25 ईयर के में, कभी कभी अप्रैल 24 से मार्च 25 के बीच में कोई भी बिल्स मेरे छूट गए, तो इसका मैं क्रेडिट कब तक ले सकती हूँ? व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी? सो मैक्सिमम टाइम लिमिट आईटीसी अवेल करने की क्या है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम टाइम लिमिट है 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सो 24-25 का 30th नवंबर 25 और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। अब अपन ने एनुअल रिटर्न कब फाइल किया? फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को फाइल कर दिया, यहाँ पे 16 अगस्त को फाइल कर दिया, फॉर एग्जांपल 16 अगस्त 25 को फाइल कर दिया। सो विच एवर इज अर्लियर, आप 24-25 से रिलेटेड कोई भी इनवॉइस का क्रेडिट कब तक के ले सकते हो? 16 अगस्त तक ले सकते हो, 16 अगस्त तक ले सकते हो। पर अगर आपने 15 दिसंबर को फाइनल रिटर्न यहाँ पे सबमिट किया तो फिर 30 नवंबर तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी? आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कब तक ले सकते हैं? सो उसके लिए टाइम दिया हुआ है 30th नवंबर नेक्स्ट ईयर का, या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। नाउ हियर इट इज नॉट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, दिस एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, ठीक है। ड्यू डेट से कोई मतलब नहीं, एक्चुअल आपने एनुअल रिटर्न कब फाइल किया वो देखा जाएगा, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। नाउ एक्सेप्शन टू दिस व्हाट, रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी विच इज रिवर्स्ड अर्लियर। रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी आईटीसी आपने पहले, हम जैसे रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी, ये देखो ये दोनों केसेस में करते हैं, रूल 37 में 37A में। यहाँ क्या हुआ, हमने पहले आईटीसी लिया फिर हमको रिवर्स करना पड़ा, ठीक है, रिवर्स करना पड़ा। यहाँ पे अभी देखेंगे रूल 37 में, जैसे कि आपको वैल्यू प्लस टैक्स बोला है 180 दिन में पे कर दो सप्लायर को, आपने नहीं पे किया तो आपको रिवर्स करना पड़ता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। रिवर्स कर दिया तो अब 6 महीने बाद आपने पेमेंट कर दिया उसको, या 1 साल बाद आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो उस टाइम आप रीअवेल कर सकते हो क्रेडिट। उस रीअवेलमेंट पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट। अभी यहाँ पे आएंगे तब एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझा। नेक्स्ट 16(6) क्या बोलता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ आपका इसमें सेक्शन 29 में, फिर आपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया सेक्शन 30 में। रिवोकेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं ना, हमारे ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो हम रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया कितने दिन में? 30 डेज के अंदर अंदर। तो उस केस में, या आपका रिवोकेशन का ऑर्डर यहाँ पे आया एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ कोर्ट किसी से भी, तो अब जिस दिन आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था, अगर उस दिन आप टाइम लिमिट में हो, इनवॉइस डेबिट नोट आपका टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी में है, तो जिस दिन आपका क्या हुआ है यहाँ पे, जिस दिन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन हुआ है उस दिन आपका इनवॉइस डेबिट नोट का आईटीसी अगर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो उस इनवॉइस डेबिट नोट का क्रेडिट आप कब तक के ले सकते हो? आप ले सकते हो यहाँ पे 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच द इनवॉइस डेबिट नोट परटेन्स और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ए पॉइंट ये बोलता है 30 नवंबर तक या एनुअल रिटर्न फर्निश कर रहे हो जो भी जल्दी है, या डेट ऑफ कैंसिलेशन या इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन से, डेट ऑफ कैंसिलेशन या इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन से लेके ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन तक, इतने पीरियड तक के रिटर्न्स अपन 30 दिन तक के फाइल करते हैं फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, तो उस रिटर्न में ले लो क्रेडिट, उस रिटर्न में ले लो क्रेडिट, विच एवर इज लेटर। ए पॉइंट और बी पॉइंट विच एवर इज लेटर, ठीक है। तो आपका आईटीसी बेसिकली बात किया, आपका इनवॉइस का डेबिट नोट का आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जिस दिन आपका ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन हुआ तो फिर उस चीज का आप क्रेडिट कब तक ले सकते हो? 30th नवंबर अगले साल का, या फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, या फिर आप ले सकते हो यहाँ पे डेट ऑफ कैंसिलेशन से लेकर के यहाँ पे
डेट ऑफ कैंसिलेशन या इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन से लेके ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन तक का रिटर्न जो अपन भरते हैं, यहाँ पे कब भरते हैं हम, यहाँ पे विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, उसमें आप क्रेडिट ले सकते हो, उसमें आप क्रेडिट ले सकते हो, विच एवर इज लेटर, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, पेमेंट नहीं किया आपने, नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो अभी क्या बात है, रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अभी अपनी बहुत सिंपल सी बात हुई है, वैल्यू प्लस टैक्स, वैल्यू प्लस टैक्स का पैसा सप्लायर को रिसिपिएंट ने कितने दिन में दे देना चाहिए, 180 दिन के अंदर अंदर दे देना चाहिए। 180 दिन कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। नहीं दिया तो क्या होता है, रिसिपिएंट ने जो आईटीसी ऑलरेडी ले चुका है उसको रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, अलोंग विथ इंटरेस्ट। बहुत सिंपल सी बात है, ये देखो सप्लायर है, सप्लायर ने यहाँ पे 10 लाख के गुड्स बेचे, रिसिपिएंट को उस पे 1,80,000 का यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट था। रिसिपिएंट को जैसे ही गुड्स आए, इनवॉइस आए, उसने आईटीसी ले लिया, क्यों नहीं लेगा, फटाफट आईटीसी ले लिया उसने। अब रिसिपिएंट ने सप्लायर को पैसे नहीं पे नहीं किया उसने, ठीक है, 180 दिन भी हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, उसने पे नहीं किया, तो अभी उसको क्या करना पड़ेगा, ये 1,80,000 उसको रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। 180 दिन के बाद जो 3B आएगा उसमें आप रिवर्स कर दीजिए अलोंग विद इंटरेस्ट। अच्छा, अभी अगर इसने पार्ट पेमेंट नहीं किया तो पार्ट रिवर्सल करना पड़ेगा उसको, पूरा पेमेंट नहीं किया तो पूरा रिवर्सल करना पड़ेगा। बस वही बात है यहाँ पे रूल 37 में, क्या अगर वैल्यू आपने होली या पार्टली अलोंग विद टैक्स नहीं पे किया सप्लायर को, कितने दिन में, 180 डेज कब से काउंट करना है, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा आईटीसी यहाँ पे। अब रिवर्स एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू आईटीसी प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर। पूरा अमाउंट नहीं पे किया तो पूरा अमाउंट रिवर्स करना है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट नहीं पे किया तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिवर्स करना रहेगा उसको अलोंग विद इंटरेस्ट व्हाइल फाइलिंग 3B फाइल करते टाइम। इसके एक्सेप्शन क्या है, सप्लाई अंडर आरसीएम, आरसीएम के केस पे ये अप्लाई नहीं होता 180 दिन में। भाई आरसीएम में तो वैसे ही रिसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है, तो काहे के लिए सप्लायर को 180 दिन के पेमेंट वाला क्लॉज अप्लाई करेंगे, तो आरसीएम में अप्लाई नहीं होता, सप्लाई अंडर आरसीएम में अप्लाई नहीं होता। फिर डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, वो याद है क्या, शेड्यूल 1 याद है क्या, हाँ, तो डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन है, तो अब उसमें तो कंसिडरेशन ही नहीं, क्या पे करेगा वो सप्लायर को, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होता। एंड थर्ड, एडिशन मेड टू वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर लाइबिलिटी इन रिलेशन टू सप्लाई बट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट। थर्ड पार्टी पेमेंट बेसिकली किसकी लाइबिलिटी थी, सप्लायर की लाइबिलिटी थी, बट रिसिपिएंट पे कर रहा है, तो वो उस पर भी अप्लाई नहीं होता टाइम लिमिट, ठीक है। ये एक बात हुई। इसके बाद में रिवर्सल ऑन अकाउंट ऑफ आईटीसी ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय सप्लायर एंड अच्छा, ये जो है, ये जो अपन एग्जांपल देख रहे थे, अब इसमें इसने 1,80,000 रुपए पे नहीं किया तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट, रिवर्स करेगा वो अलोंग विद इंटरेस्ट। अब 2 साल बाद उसको ऐसे लगा कि नहीं यार पेमेंट कर देते, गलत बात है, उसने 2 साल बाद पेमेंट किया, तो क्या ये उसने जब पूरा पेमेंट कर दिया 10 लाख का 2 साल बाद, तो वापस से क्या करेगा, वो 1,80,000 का क्रेडिट ले सकता है, 1,80,000 का आईटीसी वो ले सकता है, और इस पे टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती, इस पे टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती, ठीक है। रीअवेलमेंट, बिकॉज दिस इज व्हाट रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट रिवर्स अर्लियर। कौन सा क्रेडिट है, ये जो आपने ऑलरेडी रिवर्स किया था, इट इज अ रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट रिवर्स अर्लियर। सो इस पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती, 20 साल बाद आपको लगे कि नहीं मैं पेमेंट करूँ तो 20 साल बाद आप क्रेडिट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट पे कोई टाइम लिमिट नहीं अप्लाई होती है। अब नेक्स्ट आएंगे रूल 37A पे। देखो 37A क्या बोलता है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका सप्लायर है वो बड़ा होशियार, उसने क्या कर रहा है, जीएसटीआर 1 तो फर्निश कर रहा है, क्यों, क्योंकि भाई आप क्या कर सको, उससे आपके 2B में आ जाएगा तो आप क्रेडिट ले लोगे, क्रेडिट आप 3B में लेते हो बट आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो गया तो आप क्या करोगे, आप क्रेडिट ले लोगे। तो यहाँ पे इसने जीएसटीआर 1 में तो सारी इनवॉइसेस डाल दी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की आपका क्रेडिट इन्वॉल्व है, तो 1 लाख रुपए का आपने आईटीसी ले लिया, आपके 2B में जैसे आया तो आपने 3B में क्रेडिट ले लिया। अब ये भाई इसी पीरियड का जीएसटीआर 3B फर्निश ही नहीं कर रहा, टैक्स पे करना पड़ता है ना, तो 3B फर्निश नहीं किया, 1 फर्निश कर दिया। अब 3B इसने कब तक फर्निश नहीं किया भाई, फॉर एग्जांपल अपन 24-25 ईयर की बात कर रहे हैं, तो 24-25 का उसने 3B यहाँ पे 30th सितंबर 25 तक भी नहीं फर्निश किया, 30th सितंबर 25 तक भी फर्निश नहीं किया, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई रिसिपिएंट आपको क्या करना पड़ेगा, आपका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कब तक के रिवर्स करना पड़ेगा, 30th नवंबर 25 तक के आप क्या कर दो, आईटीसी रिवर्स कर दो, आईटीसी रिवर्स कर दो। अब अगर आपके सप्लायर ने बाद में 3B फर्निश कर दिया, फॉर एग्जांपल दिसंबर में फर्निश कर दिया, तो फिर आप रीअवेल कर दो ना, मना थोड़ी ना कर रहे, रीअवेल कर लेना,
आपके सप्लायर ने 3 भी फर्निश कर दिया तो आप रीअवेल कर लेना क्रेडिट। ठीक है, अगेन दिस इज रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट रिवर्स्ड अर्लियर, इस पे कोई टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर अब। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 17 पढ़ेंगे। 17 1 और 2 किसकी बात करता है? अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। क्या बोलता है भाई, गुड्स या सर्विसेज यहाँ पे अगर आपने लिए हो और वो यूज हो रहे पार्टली फॉर द बिजनेस पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, तो आपको क्रेडिट कितना मिलेगा? ऑब्वियसली विच इज एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस। आईटीसी कितना अवेलेबल होगा आपको? जितना बिजनेस से एट्रीब्यूटेबल है उतना ही मिलेगा। नॉन बिजनेस का क्रेडिट क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपने यहाँ पे जो भी गुड्स और सर्विसेज लिए वो क्यों यूज कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो उसको फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई के लिए भी यूज कर रहे हो, टैक्सेबल के लिए कर रहे हो, जीरो रेटेड के लिए कर रहे हो, एंड एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रहे हो। पार्टली फॉर एग्जाम, पार्टली फॉर टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड। तो आपको आईटीसी कितना मिलेगा? विच इज एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। एग्जाम का नहीं मिलेगा, टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई का मिल जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब आपको पता है, सप्लाई टू एसएजेड या एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन है वो। सो आपको कितना मिलेगा क्रेडिट? टैक्सेबल सप्लाई का मिलेगा और जीरो रेटेड सप्लाई का मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये अब जो नहीं मिलता है, जो कॉमन क्रेडिट्स है, उसके रिवर्सल हम रूल 42 43 में पढ़ेंगे, बट फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 43 एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब क्या? देखो, फॉर द पर्पस ऑफ फुल जीएसटी एक्ट, पूरे जीएसटी एक्ट में एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब क्या? 3 चीजें होती है। क्या? निल रेटेड सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्या आता है? वही अपना पीएचएमएन है, पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल वगैरह, वो सब आ जाता है। ठीक है, तो पूरे के पूरे जीएसटी लॉ में, पूरे के पूरे जीएसटी लॉ में एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन क्या है जो कहीं भी लगती है, जैसे कि एग्रीगेट टर्नओवर में लगती है, जैसे टर्नओवर इन द स्टेट में लगती है, तो वहां पे एग्जेम्प्ट सप्लाई मतलब क्या? निल रेटेड सप्लाई, होली एग्जेम्प्ट सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये होता है। ठीक है, बट फॉर द पर्पज ऑफ रूल 42 एंड 43, सिर्फ ये 42 43 के रिवर्सल के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई में हम कुछ और चीजें इंक्लूड करेंगे और कुछ चीजें एक्सक्लूड करेंगे। क्या इंक्लूड करेंगे? सो इंक्लूड 4 चीजें इंक्लूड करेंगे एग्जेम्प्ट सप्लाई में, 4 चीजें ऐड करनी पड़ेगी। क्या? आरसीएम जो सप्लाईज है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले जो आपके सप्लाईज है, वो इसमें ऐड होंगे। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग होंगे। ठीक है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसका पैसा आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ रहा है। ठीक है, तो सेल ऑफ लैंड भी आएगा, सेल ऑफ बिल्डिंग जिसका पैसा आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ रहा है, वेयर एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। वैसे वो नॉट सप्लाई होता है, ठीक है, एज पर शेड्यूल 3, बट उसको क्या बोला है यहाँ? फॉर द पर्पज ऑफ रूल 42 43 आपको ऐड करना है वैल्यू में। वैल्यू क्या लेना है? तो बोलती है वैल्यू एडॉप्टेड फॉर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी, जो भी स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू है वो लेना है। बाकी कोई और दूसरे वैल्यूज एग्जाम में दिए रहे अपने को वो नहीं लेना है, बाकी सारे वैल्यू इग्नोर करने, अपने को स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू लेना है। उसके बाद वेयर हाउस, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फ्रॉम होम कंजम्पशन, ये भी एक शेड्यूल 3 का आइटम था, इट इज नॉट सप्लाई, बट यहाँ पे क्या बोला है? एग्जेम्प्ट सप्लाई में इसको ऐड करो। क्या? जो वेयर हाउस गुड्स है, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। वैल्यू क्या लेना? तो जो भी ड्यूटी फ्री शॉप एट अराइवल टर्मिनल में यहाँ पे जो वैल्यू है वो आप ले लो, इन्होंने बोला। एंड देन लास्ट, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। भाई सिक्योरिटीज नीदर गुड्स नॉर सर्विस, बट उन्होंने बोला एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आप फॉर द पर्पज ऑफ रूल 42 43 इसको ऐड कर दो, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। और उसका वैल्यू क्या लेंगे? इसके पे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो उसका वैल्यू लेना है 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अब क्वेश्चन में परचेज वैल्यू दी हुई है, इग्नोर करने का, सेल वैल्यू देखना है, सेल वैल्यू का 1% लेना है। तो ये 4 आइटम एग्जेम्प्ट सप्लाई में ऐड करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रूल 42 एंड 43। ठीक है, उसके बाद में क्या एक्सक्लूड करेंगे? माना कि ये एग्जाम सप्लाई है, बट इसको एक्सक्लूड करेंगे किसको? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस अदर देन बाय बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट्स एडवांसेस अदर देन बाय बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या बोल दिया भाई? इसको आप एक्सक्लूड कर दो, इसको एक्सक्लूड कर दो। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स की वैल्यू को एक्सक्लूड कर दो, और बाकी सारी एक्टिविटी शेड्यूल 3 की उसको एक्सक्लूड कर दो, एक्सेप्ट ये दोनों को इंक्लूड करेंगे। यहाँ हमने ऑलरेडी देखा, ये दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आफ्टर कंसिडरेशन सर्टिफिकेट एंड सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ये 2 को ऐड करना है। बाकी के कोई भी शेड्यूल 3 के आइटम को इसमें नहीं ऐड करने का है, वो एक्सक्लूडेड ही रहेंगे। ठीक है, सो बात ये हुई कि बाकी के सारे आइटम्स ऑफ शेड्यूल 3 अगर दिए हुए हैं तो आईटीसी रिवर्सल की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एग्जाम सप्लाई में नहीं आया। आईटीसी रिवर्सल की कहां से बात आई अभी अपन देखेंगे, ई डिवाइडेड बाय एफ करते हैं ना रूल 42 43 में, अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो वो जो एग्जाम सप्लाई हम यहाँ पे लेते हैं रिवर्सल के लिए,
उसमें नहीं लिया जाएगा बाकी के आइटम शेड्यूल 3 के। बट इन केस ऑफ सेल एंड सेल ऑफ बिल्डिंग आईटीसी नीड टू बी रिवर्स। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम सप्लाई हो गई, ठीक है। तो एग्जाम सप्लाई में 3 चीजें होती है, निल रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। उसमें क्या क्या और ऐड करेंगे? आरसीएम सप्लाई ऐड करेंगे, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऐड करेंगे आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन इसमें ऐड करेंगे, एंड ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटीज ऐड करेंगे। एक्सक्लूड क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस बाय एनी पर्सन अदर देन बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स की वैल्यू एक्सक्लूड करेंगे, और बाकी की जो एक्टिविटीज स्पेसिफाइड है शेड्यूल 3 में उसको एक्सक्लूड करेंगे, एक्सेप्ट सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। इससे हमको क्या मिलता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई मिलता है, ई। आगे जो डिनोमिनेट किया हुआ है आपको ई से, ठीक है, जो यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई मिल जाएगा आपको फॉर द पर्पज ऑफ रूल 42 एंड 43 ओनली, आई रिपीट। अब यहाँ पे क्रेडिट का इन जो है यहाँ रिवर्सल वगैरह कैसे करते देखते हैं। सबसे पहले रूल 42 किसकी बात करता है? इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज की। रूल 42 किसकी बात करेगा? इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज की। रूल 43 किसकी बात करेगा? कैपिटल गुड्स से रिलेटेड आईटीसी की। सबसे पहले रूल 42 43 अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें रूल 42 पढ़ेंगे, किसकी बात कर रहा है वो? इनपुट और इनपुट सर्विसेज। जो भी क्रेडिट आपका है इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे, जो कॉमन क्रेडिट है उसका रिवर्सल कैसे करेंगे, ठीक है। कॉमन क्रेडिट मतलब कि जो यूज कर रहे हो आप बिजनेस के लिए भी, नॉन बिजनेस के लिए भी, एग्जेम्प्ट के लिए भी, टैक्सेबल के लिए भी, वो सारे इनपुट सर्विसेज की बात हो रही है, कॉमन वाले, उनका रिवर्सल कैसे करना है, ठीक है। तो अभी ये बहुत ही इजी सा मैकेनिज्म है, इससे अपन समझेंगे। देखो क्या है, टोटल इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स दैट इज इनपुट सर्विसेज टी। क्या बात हुई? टोटल इनपुट टैक्स आपका किसमें है? इनपुट ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, उसको डिनोमिनेट करेंगे एज टी, कैपिटल टी। नाउ इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस यूज एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस पर्पस। अब उसको क्या बोलेंगे? T1। अब लॉजिकली दिमाग खोल के समझना, ये तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पे इनपुट्स पे और इनपुट सर्विसेज जो हम यूज कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस, भाई साहब पूरा का पूरा नॉन बिजनेस है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसका आईटीसी मिलना चाहिए क्या? खुद ही बताओ। नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो इसका आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, चाहे इनपुट हो चाहे इनपुट सर्विसेज हो, तुम्हारे पास बिल हो भले से पर्सनल पर्पस का, उसका बिल्कुल आईटीसी नहीं मिलना चाहिए। तो नॉन बिजनेस पर्पस वाले को बोला T1। सेकंड, इसका आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, ये बात हो गई अपनी। देन इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई। मैं कुछ इनपुट्स लेकर के आ रही हूँ जिसको मैं यूज कर रही हूँ एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए। पूरा का पूरा इनपुट आ रहा है जा रहा है एग्जाम सप्लाई के लिए, तो उसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलेगा? भाई जब तुम आउटपुट पे टैक्स नहीं पे कर रहे हो तो इनपुट पे थोड़ी ना टैक्स क्रेडिट ले लोगे, तो उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो इसका भी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। जो एग्जाम सप्लाई के लिए इनपुट सर्विस यूज कर रहे हैं हम उसको डिनोट करेंगे T2 से। किससे? T2 से। तीसरा, ब्लॉक्ड क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में 17(5). जीएसटी में भाई साहब सब चीजों का क्रेडिट मिलता है एक्सेप्ट ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट का क्रेडिट रेट नहीं मिलता है। तो 7 यहाँ पे जो ब्लॉक क्रेडिट है T3 से डिनोट करेंगे, T3 से। क्या इसका भी क्रेडिट मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता मैम, ये तो ब्लॉक्ड है, ब्लॉक क्रेडिट है, इसका क्रेडिट नहीं मिलता। सो अब रिमेनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इज क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इसके बाद जो भी क्रेडिट आपका बचा, वो क्रेडिट करोगे आप कहाँ? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। तो ऑब्वियसली T1 T2 T3 का तो क्रेडिट ही नहीं मिलना चाहिए ना। क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए तो क्यों लेके जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में? क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ना नॉन बिजनेस वाले का मिलेगा, ना एग्जाम के लिए जो अपन इनपुट सर्विस यूज कर रहे हैं उसका मिलेगा, ना ब्लॉक क्रेडिट का मिलेगा। तो ये क्रेडिट जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कौन सा क्रेडिट जाएगा? यहाँ पे C1 जाएगा। C1 इज मतलब टोटल इनपुट टैक्स जो भी है डिनोटेड बाय T माइनस सबमेशन ऑफ T1 प्लस T2 प्लस T3। ये जो बच जाएगा ये अमाउंट जाएगा, दिस आईटीसी विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इट विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब आपने इसको क्रेडिट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। नाउ क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस यूज एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई इज डिनोटेड बाय T4। अब देखो ये जो C1 है इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है? पहला इसमें T4 है। T4 मतलब वो क्रेडिट जो कि टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड के लिए है,
टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड के लिए आपने जो यूज किया है, ठीक है, इसका तो क्रेडिट मिलना ही था, बिल्कुल मिलना ही था, पूरा ही मिलना था। इसमें तो कोई ये कोई बात ही नहीं कि इसमें से कुछ रिवर्सल होगा, नहीं। जो चीज मैं लेकर के आ रही हूँ, जो इनपुट सर्विस में खरीद के लेके आई, टोटल 100% यूज कर रही हूँ उसको टैक्सेबल आउटपुट के लिए मेरे, या जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, उसका मेरे को पूरा क्रेडिट मिलेगा, उसमें कोई रिवर्सल की बात नहीं, ठीक है। तो ये आपको क्रेडिट मिलेगा। तो अब अपन आएंगे कॉमन क्रेडिट पे। कॉमन क्रेडिट मतलब जो मैं यूज कर रही हूँ, जो इनपुट सर्विसेज में कॉमनली यूज कर रही हूँ, किस चीज के लिए, टैक्सेबल के लिए भी, एग्जेम्प्ट के लिए भी। सो वो आप क्या हो जाएगा, C2 में से आप यहाँ C2 पे अराइव करने के लिए आप क्या करोगे, C1 माइनस T4, C1 माइनस T4 किया आपने तो आप C2 पे अराइव हो जाओगे, कॉमन क्रेडिट पे अराइव हो जाओगे, ठीक है। सो C1 माइनस T4 आपने किया, आप आ गए C2 पे, कॉमन क्रेडिट पे। अब बेटा ये बात आई, अब आए आप कॉमन क्रेडिट पे। अब क्या करें, तो अब ये कॉमन क्रेडिट को, कॉमन क्रेडिट के रिवर्सल की बात हो रही है क्योंकि आप ये कॉमनली यूज कर रहे हो दोनों चीजों के लिए। T4 का तो पूरा क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। ये अपन ने C1 क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या लेके चले गए, अभी पहले ऑलरेडी ITC अपन ने कितने का ले लिया, C1 का ले लिया, विच कंप्राइजेज ऑफ व्हाट, T4 और C2 है उसमें। तो T4 का तो पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। अब बात आती है C2 की। C2 क्या है, अपना कॉमन क्रेडिट है, जो अपन टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो अब C2 को क्या करेंगे, देखते हैं। सो C2 को इन्होंने बोला कि भाई अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई विल बी डिनोटेड एज D1 निकालेंगे अपन। D1 कैसे निकाला, C2 जो है अपना कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय एग्जेम्प्ट सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई, खत्म। ये आ गया इनएलिजिबल क्रेडिट, इसको बोलेंगे D1, किस चीज के लिए, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, कुछ भी नहीं किया, पोर्शन किया, एग्जेम्प्ट डिवाइडेड बाय टोटल, दिस इज इनएलिजिबल क्रेडिट, इट विल बी रिवर्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन GSTR 3B, रिवर्स कर देगा रजिस्टर्ड पर्सन GSTR 3B में। फिर उसके बाद आया D2 क्या है, 5% ऑफ C2, स्ट्रेट अवे कर दिया 5% ऑफ C2। D2 क्या है, नॉन बिजनेस क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस। अगर आपके इनपुट सर्विसेज यूज हो रहे हैं पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, तो उन्होंने बोला सिंपल फंडा है, C2 कर दो आप, C2 इंटू 5% कर लो, D2 आ जाएगा इनएलिजिबल क्रेडिट। इसको भी कर दो रिवर्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन GSTR 3B। हर महीने GSTR 3B में आप ऐसा रिवर्स करते चलो, जो भी आप नॉन बिजनेस के लिए, एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रहे हो, वो आप ऐसे कैलकुलेट करो, रिवर्स करते चलो हर महीने। बाकी का जो रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट है, दिस इज द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस एंड टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। सो बेसिकली जो C2 होता है यहाँ पे, ये क्या है, कॉमन क्रेडिट है। अपन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या लेके जाते हैं, अपन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में C1 लेके जाते हैं, C1 लेके जाते हैं। कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपन ने क्रेडिट कर दिया पहले, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप रिवर्स करो। रिवर्स क्या करने बोला आपको, D1 और D2 आप यहाँ पे रिवर्स कर दोगे। सो बेसिकली आप ये रिवर्स कर देते हो। सो बेसिकली ऐसे देखा जाए तो C2, देखो यहाँ पे लिखा ही है, C2 माइनस D1 प्लस D2 क्या है, अपना रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट है, जो बेसिकली हमको क्रेडिट मिलता है, कॉमन क्रेडिट का क्रेडिट मिलता है, प्लस T4 का तो पूरा ही क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल 42, 43 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक बेटा ओपनली अवेलेबल है इसमें टेलीग्राम ग्रुप में। सो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हो, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है, खाली रूल 42 पढ़ा जा करके उसमें से रूल 42 के क्वेश्चंस कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, तो आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लास में तो खैर अपन ने सारे किए ही है, अभी बाकी जो लोग वीडियोज देख रहे हैं वो लोग भी क्या कर सकते हो बेटा, आप उसमें से बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो, ओपनली अवेलेबल है वो। अब ये एक्टिविटी हर महीने करनी है, हर महीने अपन ने निकालना है, D1 D2 रिवर्स करते चलना है। अब ये जो C3 कैलकुलेट करना है, D1 D2 जो सब कैलकुलेट करना है, ये अलग अलग करेंगे भाई, CGST SGST UTGST IGST से पूरे कॉलम बनाएंगे, सबका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। साल के एंड में क्या करना है, पूरे साल का ले लो आप, क्या, एग्जेम्प्ट टर्नओवर और टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर बाय टोटल टर्नओवर पूरे साल का लेकर के अब सब्मेशन ऑफ D1 प्लस D2 निकालो। अब ये या तो जो हर महीने हमने रिवर्स किया उससे ज्यादा आएगा या कम आएगा। अगर ज्यादा आया तो हमको क्या करना है, हमको रिवर्स करना पड़ेगा, और एक्सेस अमाउंट है वो अपने को रिवर्स करना पड़ेगा GSTR 3B में। कब तक, टिल 3B इन द प्रिस्क्राइब एनी मंथ टिल सितंबर इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, अगले साल के जो सितंबर रिटर्न है तब तक के हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। और इसमें इंटरेस्ट भी लगेगा 18% पर एनम का, और 18% पर एनम का रिटर्न का इंटरेस्ट कब से लगेगा,
या जो अगले साल के 1 अप्रैल से लेके जब तक के आप ये अमाउंट रिवर्स करते हो, जब तक ये पेमेंट करते हो, तब तक के का लगेगा, तब तक के का लगेगा। तो ये तो अगर सबमिशन ऑफ D1 प्लस D2 ज्यादा आया, जैसे कि सबमिशन ऑफ D1 प्लस D2 1,10,000 आया, बट एक्चुअली अपन ने जो हर महीने रिवर्स किया वो 1 लाख का अमाउंट है, तो ये 10,000 रुपए का जो डिफरेंस है ये आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 24-25 की बात है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा along with interest at the rate of 18%। इंटरेस्ट बट कब से लगेगा, 1 अप्रैल 25 से लेके जब तक कि आप इसको टिल द डेट ऑफ रिवर्सल, टिल द डेट ऑफ पेमेंट, तब तक के का इंटरेस्ट लगेगा। बट अगर ये अमाउंट जो ऑलरेडी रिवर्स किया है ये कम है, ये कम है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी द अमाउंट आपने जो ऑलरेडी रिवर्स किया है वो ज्यादा है, अमाउंट आपने ऑलरेडी रिवर्स किया वो फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख है, पर आपको एक्चुअली 1 लाख ही रिवर्स करना चाहिए था, तो ये 50,000 क्या करोगे भाई, आप ऑब्वियसली द एडिशनल अमाउंट को क्लेम बैक कर लोगे एज क्रेडिट, क्रेडिट क्लेम कर लो उसका आप यहाँ पे कब तक के, सितंबर तक के, सितंबर तक के, नॉट लेटर देन द इन द रिटर्न ऑफ द मंथ, नॉट लेटर देन सितंबर इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, सितंबर के रिटर्न तक के आप कर लोगे, ठीक है। तो बस ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो ये क्या था, रूल 42 था, किस पे लगता है, इनपुट प्लस इनपुट सर्विसेज जब कॉमनली यूज हो रही है, एग्जेम्प्ट के लिए भी, टैक्सेबल के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, नॉन बिजनेस के लिए भी, तो रिवर्सल का एक तरीका बताया है, बेसिकली D1 D2 पे आना है अपने को और उसको रिवर्स करना है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक में, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में सेक्शन ही अलग बना हुआ है रूल 42-43 का, तो आप वो वहां पे सॉल्व करो, रूल 43 भी कर लो फिर आप सॉल्व करो वहां पे, ठीक है, या 42 के कर लो फिर 43 पढ़ के 43 के कर लो। रूल 43 मेथडोलॉजी फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स एंड रिवर्सल ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट। सिंपली बात है, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स, अब कैपिटल गुड्स भी हम यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए यूज कर रहे हो आप, दोनों के लिए यूज कर रहे हो, टैक्सेबल के लिए, एग्जाम के लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों के लिए यूज कर रहे हैं कैपिटल गुड्स, तो उस केस में कैसे कैसे करना है चलो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 कॉलम है, एक कौन क्या क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके जाएंगे, फिर कॉमन क्रेडिट का कैलकुलेशन, अपन ये दोनों चीजों का करेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे देखते हैं कैसे करना है। सो बेसिकली देखो, अब आप खुद फिर से लॉजिक से सोचना, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, मेरा कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, या मेकिंग एग्जाम्प्ट सप्लाई और मेकिंग एग्जाम्प्ट सप्लाई एंड डिक्लेयर द सेम इन जीएसटीआर 3B, और उसको जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कैपिटल गुड्स किस चीज के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, आपका कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस है, और मेकिंग एग्जाम्प्ट सप्लाई या एग्जाम सप्लाई के लिए, ठीक है, नॉन बिजनेस या एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बताओ, आप खुद ही बताओ, नॉन बिजनेस एग्जाम के लिए तो क्या उसका क्रेडिट लोगे, बिल्कुल नहीं लोगे, नो, इट इज इनएलिजिबल आईटीसी, इट इज इनएलिजिबल आईटीसी। इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, डिक्लेयर द सेम इन द जीएसटीआर 3B, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसका तो पूरा क्रेडिट मिलेगा, उसका तो पूरा क्रेडिट मिलेगा, दैट इज नॉट कॉमन क्रेडिट ऑल्सो, दैट इज तो पूरा का पूरा क्रेडिट मिलेगा, यस। तो जो एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हैं टैक्सेबल के लिए और जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, उनका पूरा क्रेडिट मिलता है, उनका पूरा क्रेडिट मिलता है, तो वो कैपिटल गुड्स का आप पूरा क्रेडिट ले लोगे। अब बचे तीसरे कौन से कैपिटल गुड्स देखते हैं, इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड इन ए और बी अबव, ए और बी में कौन से कवर नहीं हुए, कॉमन कैपिटल गुड्स नहीं कवर हुए, कॉमन कैपिटल गुड्स यूज कवर नहीं हुए, जो एग्जाम के लिए भी यूज हो रहे हैं, टैक्सेबल के लिए भी यूज हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज द कैपिटल गुड्स यूज कॉमनली फॉर मेकिंग टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई या बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। उसको पहले तो बोला पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाके क्रेडिट कर दो, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाके क्रेडिट कर दो, और उसको डिनोट करेंगे एज ए, दैट इज अ कॉमन क्रेडिट, उसको डिनोट करेंगे एज ए। अब यूजफुल लाइफ उन कैपिटल गुड्स की क्या है, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, यूजफुल लाइफ क्या है वो कैपिटल गुड्स की, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस उनका यूजफुल लाइफ माना गया है। 5 ईयर मतलब 60 मंथ्स हुआ क्या, 5 ईयर्स इंटू 12 मंथ्स इज इक्वल्स टू 60 मंथ्स की लाइफ उनकी मानी गई है उन कैपिटल गुड्स की। तो उनको पहले तो पूरा का पूरा क्रेडिट कर दो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कॉमन कैपिटल गुड्स को, और उसको कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी ले लो। अब देखो ये लोग क्या और 2-3 अलग अलग चीजें बता रहे हैं, देखेंगे। सबसे पहले अब देखो क्या हुआ, चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस एग्जाम सप्लाई टू कॉमन यूज। अब देखो आपका कैपिटल गुड आप पहले यूज कर रहे थे नॉन बिजनेस के लिए या एग्जाम सप्लाई के लिए, अब आप उससे टैक्सेबल सप्लाई भी देने लगे, ठीक है, अब आप उससे टैक्सेबल सप्लाई भी देने लगे, मतलब अब ये आपका कैपिटल गुड क्या हो गया, कॉमन कैपिटल गुड बन गया, क्या कॉमन कैपिटल गुड यूज बन गया। अब देखो मतलब क्या हुआ, ए से सी कैटेगरी में आ गया तुम्हारा कैपिटल गुड। जब ए था, जब जिस पीरियड में फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन खरीदी, उसको मैंने 2 साल यूज किया एग्जाम सप्लाई के लिए, एग्जाम सप्लाई के प्रोडक्शन के लिए मैंने यूज किया,
तो वो 2 साल के पीरियड जब मैंने यूज किया उसको यहाँ पे, जब मैंने वो कैपिटल गुड खरीदा होगा, क्या मेरे को आईटीसी मिला होगा? क्या बिल्कुल नहीं मिलेगा ना। कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। एग्जाम सप्लाई के लिए जो भी कैपिटल गुड्स लिया उसके लिए क्रेडिट नहीं मिलता, ये तो हमारी ऑलरेडी बात हो गई। बट अब किस पे आ गया? ए से सी में आ गया। अब कॉमन के लिए यूज हो रहा है। अब कॉमन के लिए यूज हो रहा है तो उन्होंने क्या बोला कि भाई फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का आईटीसी है मशीन पे, तो वो 1 लाख का तुम क्रेडिट ले लो, 1 लाख का क्रेडिट ले लो। अब बात ये आई मैम, अरे 2 साल उसको यूज किया एग्जाम के लिए, अब कॉमन हुआ है ना, तो वो 2 साल के टाइम तो इनएलिजिबल ही क्रेडिट था। तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ पता है हमको, उसको क्या कर दो तुम, उसको तुम ऐड कर दो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। मतलब 2 साल का कैसे कैलकुलेट करना है? 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूं। 2 साल में कितने क्वार्टर है? 8 क्वार्टर। 5% इंटू 8 क्वार्टर 40%। ठीक है, 1 लाख का क्रेडिट ले लो, 40 लाख का ऐड कर दो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। तो इन शॉर्ट बात ये हुई, नेट क्रेडिट तुमको मिला 60,000 का ही। आया क्या समझ में? है ना। तो देखो अभी क्या करना है अपने को। सो ये जो कैपिटल गुड्स है आपके, यहाँ पे कैपिटल गुड्स विच वे इनिशियली कवर्ड अंडर ए, अब सी में कवर हो गए, अपनी बात हुई है। आईटीसी क्या बोला उन्होंने? आईटीसी ऑन सच कैपिटल गुड्स डिनोटेड एट ए एंड विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी ले लो, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी ले लो, पूरा अमाउंट लेगा, 1 लाख रुपए दोनों जगह पे ले लो। उसके बाद में जो इनएलिजिबल क्रेडिट है कितने, वो 2 साल के पीरियड का, उसको क्या करने बोला उन्होंने? उसको आप क्या कर दो भाई, इट विल बी डिनोटेड एज TIE and it shall be calculated at the rate of 5% per quarter or part thereof and added to output tax liability। उसका कैलकुलेशन कैसे करना है? 5% per quarter और part thereof, और उसको ऐड कर देना है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऑफ द टैक्स पीरियड इन विच द क्रेडिट इज क्लेम। आप उसको ऐड कर दोगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। ठीक है, तो अब ये बात हुई। अब देखो यहाँ पे समझा ना आपको क्या हुआ था? आप नॉन बिजनेस या एग्जाम के लिए कोई कैपिटल गुड यूज कर रहे थे, अब आप उसको टैक्सेबल के लिए भी यूज करने लगे, तो अब वो आपका कॉमन कैपिटल गुड्स बन गया। तो कॉमन कैपिटल गुड्स बन गया तो उन्होंने बोला एक तो पूरा आईटीसी ले लो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और जो इनएलिजिबल क्रेडिट है वो 2 साल के पीरियड का, उसको आप ऐड कर दो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। सो इन शॉर्ट आपको नेट क्रेडिट ही मिलेगा, उतना ही क्रेडिट आपका मिलेगा। ठीक है, और कॉमन कैपिटल गुड्स के कैलकुलेशन में भी चले जाओ। ये ए अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? दिस इज टीसी का कैलकुलेशन हो रहा है, टोटल कॉमन क्रेडिट। इन सबका सबमिशन जो रहेगा दैट विल कम कॉमन क्रेडिट, पूरा कॉमन क्रेडिट। ठीक है, अब एक तो ये बात हुई। एक दूसरी और एक बात हो रही है कि भाई अगर मेरा कैपिटल गुड था, फॉर एग्जाम्पल मैं यूज कर रही थी पहले समझो टैक्सेबल सप्लाई के लिए, अब मैं उसको एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज करने लगी, तो मेरा टैक्सेबल वाला क्या बन गया? कॉमन कैपिटल गुड बन गया क्या? हाँ, कॉमन कैपिटल गुड बन गया। अब जब टैक्सेबल के लिए यूज की होंगी उस टाइम तो ऑलरेडी क्रेडिट मिल गया होगा ना, जब अपन खरीदते हैं और टैक्सेबल के लिए यूज करने वाले हैं, तो हमको ये देखो बी पॉइंट में ऑलरेडी क्रेडिट मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो वापस थोड़े ना मिलेगा भाई। मिल गया है तो वापस नहीं मिलेगा यहाँ पे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वापस नहीं मिलेगा, पर कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन मिलेंगे क्योंकि अब वो कॉमन कैपिटल गुड बन गया, तो कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन मिलेंगे। देखो, चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड टू कॉमन यूज provided that the capital goods which were initially covered under B में थे, फिर C में आ गए आप, सिंपल वर्ड्स में टैक्सेबल से कॉमन में आ गए। ITC claimed in respect of capital goods shall be added to arrive TC, और इसको आपको क्या बोले, इसको ऐड करो आप TC की वैल्यू लाने के लिए, तो TC में ये सारी चीजें आ जाएगी, दिस विल विद द कॉमन क्रेडिट्स, ये TC आ गया आपका, इन सबका सबमिशन आपका TC आ गया। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तब सब चीजें पूछते हैं वो कि भाई अमाउंट क्या क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, सेकंड आपसे पूछेंगे यहाँ पे कॉमन क्रेडिट कितना है, उसके बाद आपसे पूछेंगे, सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको अराइव करते आना चाहिए। सो अब देखो टीसी आ गया। अब टीसी जो आया, देखो अपना कैपिटल गुड की यूजफुल लाइफ कितनी मानी जाती है? 5 साल, मतलब 60 मंथ्स। तो टीसी डिवाइडेड बाय टोटल कॉमन क्रेडिट डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो क्या आ जाएगा? मंथली क्रेडिट आ जाएगा। उस कैपिटल गुड से यहाँ मंथली एट्रीब्यूटेबल कितना हो रहा है, हर महीने का निकालना है। ठीक है, तो इस महीने का यहाँ पे क्रेडिट कितना एट्रीब्यूटेबल है, वो आ जाएगा आपका TM। यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इज कंसिडर्ड 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, सो यहाँ पे इस महीने में जिन जिन कैपिटल गुड्स के यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे यूजफुल लाइफ फॉल हो रही है, उसका अपन यहाँ पे कैलकुलेट होगा, है ना, ये इन शॉर्ट वही कैलकुलेट होगा। तो TC डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो इस मंथली क्रेडिट आ जाएगा, मंथली क्रेडिट आ जाएगा। अब ये मंथली क्रेडिट को मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, TM मल्टीप्लाई बाय E बाय F, आपका आ जाएगा TE, मतलब कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई, एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब देखो यहाँ पे इन्होंने TR यूज किया है, और यहाँ पे TR जहां पे डिफाइंड था वो क्लॉज को ओमिट कर दिया, थोड़ी सी मतलब यहाँ पे अभी ड्राफ्टिंग एरर है, सुधारेगी गवर्नमेंट थोड़े दिन में। सो अभी जो TR है, वी विल अज्यूम TR एज TM ओनली।
ठीक है, TRS TM, क्योंकि कुछ TR डिफाइंड नहीं है, TR डिफाइंड नहीं है, ठीक है, तो अभी TR को हम TM मानेंगे। सो अभी ये देखो, आप क्या करोगे, जो TM आपका आएगा उसको E/F करोगे तो TE आ जाएगा, आपका TE आ जाएगा। E मतलब क्या है, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एग्जाम सप्लाई मेड ड्यूरिंग द ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन अपन ने ऑलरेडी देखी, फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 43 क्या रहेगी। सो एग्जाम सप्लाई निकाल लेंगे फॉर द टैक्स पीरियड एंड टोटल टर्नओवर निकाल देंगे, टोटल टर्नओवर हमारे को हम निकालेंगे और E/F करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एग्जाम सप्लाई से एट्रीब्यूटेबल कॉमन क्रेडिट, द कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई के लिए कितना है, उसको क्या बोला, TE। नाउ अब क्या करेंगे, अभी TE आ गया, अब TE का क्या करना है वो देखते हैं। एड TE टू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ऐड करना है आपको उसको आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, along with interest during every tax period of useful life of capital goods concerned। तो आपको क्या करना है, TE को you have to add TE to the output tax liability, आपको ऐड करना है TE को आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, ठीक है। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, दैट क्लॉज G जो कि यहाँ बताता था क्या, TR की बात करता था, द TR यूज्ड इन द फॉर्मूला वाज डिफाइंड इन क्लॉज F, क्लॉज F ओमिट कर दिया है, सो इट रेंडर्ड द फॉर्मूला गिवन इन क्लॉज G ओटाइज एज नाउ TR which was used in the formula is nowhere defined in the rule। तो सिंपल सी बात है, अपन TR को TM अज्यूम कर लेंगे, वो है नहीं। सो बेसिकली क्या करना है, आपको ऐड करना है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, ये जो TE निकलेगा अपना, इसको क्या करने का अपने को आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में क्या करना है, ऐड कर देना है। अब देखो कुछ कॉमन पॉइंट्स है, ये जो अपन टोटल वैल्यू निकालेंगे एग्जाम सप्लाई की और टोटल टर्नओवर की, एग्जाम सप्लाई और टोटल टर्नओवर की जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट, CST, ये सब एक्सक्लूड करने का, ये सब एक्सक्लूड करने का है, ठीक है, टर्नओवर में ये सब एक्सक्लूड करने का। बाकी सारे पॉइंट्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा रूल 43 होता है। अगेन रूल 42 43 सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक में, जाके बिल्कुल क्या करो भाई, सॉल्व करो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली बात ये है, कॉन्सेप्ट अपन ने कॉन्सेप्ट लेवल पे इस वीडियो में अपन 100% चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में, यहाँ पे हम 100% क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस आप क्या करो, वहां पे जाके सॉल्व करो उसके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ब्लॉक्ड क्रेडिट। किसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है भाई, इनका क्रेडिट नहीं मिलता। कहाँ पे बता हुआ है, 17 सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है ब्लॉक क्रेडिट। व्हाट इज ब्लॉक क्रेडिट, ठीक है। सो देखते हैं किस किस चीजों का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। सबसे पहले मोटर व्हीकल, अगर आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए मोटर व्हीकल यूज कर रहे हो, क्रेडिट ब्लॉक्ड है। अगर आपकी अप्रूव सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, अप टू 13% है इंक्लूडिंग ड्राइवर, अप टू 13% है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है। मैम 20% का है तो क्रेडिट मिलेगा, बिल्कुल क्रेडिट अवेलेबल है। मिनी बस खरीद रहे हो 20 सीटर, बिल्कुल क्रेडिट अवेलेबल है। ये क्या है, यहाँ छोटी मोटी गाड़ियां जो है उनको यहाँ पे ब्लॉक करना चाहे हैं उन्होंने, ठीक है। क्यों, पर्सनल यूज के लिए लोग ले लेते हैं, यहाँ बिजनेस में उसका ITC ले ना ले, इस चक्कर में गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका क्रेडिट ही ब्लॉक करके रखा है। क्या मोटर व्हीकल आप किस चीज के लिए ले रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जिसका अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी कितना है, 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। अब उसका ये क्रेडिट्स कब अवेलेबल है वो देखते हैं। एक्सेप्शन में दिया, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर मेकिंग फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो ABC, तो फिर यहाँ पे आपका क्रेडिट मिल जाएगा आपको। क्या, फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल। यार मैं कार डीलर हूं, मैं 100 गाड़ियां खरीदता हूँ, 100 गाड़ियां बेचता हूँ हर महीने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, वो सप्लाई पे मैं टैक्स भी पे कर रहा हूँ गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने बोला फिर क्रेडिट ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फर्दर सप्लाई क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला अपने को आउटपुट से तो टैक्स मिल ही रहा है, दे दो इनको ITC, कोई दिक्कत नहीं। सो फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल के लिए कर रहे हो, ले लो ITC, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। मैं किस चीज के लिए ले रहा हूँ भैया, मेरा काम ही है, मैं कार चलाती हूँ यहाँ पे मुंबई टू पुणे, यहाँ पे 4-4 पैसेंजर बैठा के ले जाती हूँ, आउटपुट पे पूरा टैक्स पे कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट ने बोला फिर क्रेडिट ले लो, आपका काम ही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का, ठीक है, फिर आप क्रेडिट ले लो। फिर आपने मोटर व्हीकल खरीदा, आपने गाड़ी खरीदी, तो आप क्रेडिट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 सीटर भी खरीदो, ले लो क्रेडिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच व्हीकल। मेरा क्या काम है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑन सच व्हीकल, मैं क्या सिखा रही हूँ भैया, ट्रेनिंग स्कूल है मेरा, ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं ना, यहाँ पे ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं ना, मेरा ड्राइविंग स्कूल है। मैंने 50 गाड़ियां इस महीने खरीदी, क्यों, मैं लोगों को ड्राइविंग सिखा रही हूँ।
सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग ऑन व्हीकल्स, तो ठीक है क्रेडिट ले लो, तो क्रेडिट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रेडिट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब क्या होना चाहिए, आपके आउटपुट टैक्सेबल होना चाहिए, मतलब कि फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल पे आप टैक्स पे करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, देखो यहाँ लिखा है ना टैक्सेबल सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पे आपने टैक्स पे करना चाहिए, यहाँ पे ट्रेनिंग ड्राइविंग पे आपने टैक्स पे करना चाहिए, ये सब आपके आउटपुट टैक्सेबल है, तो आप गाड़ी खरीदो, हम क्रेडिट दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 सीटर 7 सीटर जो खरीदना खरीदो, ठीक है, ये बात है। अच्छा 15 सीटर गाड़ी में तो कुछ देखना ही नहीं है, उसका तो क्रेडिट मिलेगा ही, उसका तो क्रेडिट मिलेगा ही। ब्लॉक कब तक है, अप टू 13% तक के ब्लॉक है, 14 15 16 17 18 सीटर खरीद रहे हो, कोई टेंशन ही नहीं है, लो क्रेडिट, ठीक है। वो उतनी बड़ी गाड़ी है क्योंकि घर के यूज के लिए कोई खरीदता नहीं है, तो गवर्नमेंट ने इस हिसाब से उसको बना के रखा है प्रोविजन को। उसके बाद फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अब मैंने ट्रक खरीदा, मेरे बिजनेस में लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, लो आप ट्रक के लिए कोई मनाही नहीं है, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई मनाही नहीं है, आप बिल्कुल यूज खरीदो, कितना छोटा बड़ा कैसा भी व्हीकल खरीदो आप, छोटे छोटे भी ट्रक्स, यहाँ पे ट्रक बड़े बड़े भी आते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें भी आती हैं, यहाँ पे मिनी ट्रक टाइप की जो चीज़ें होती है, लॉरीज वगैरह, तो खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए तो आप कैसा भी खरीदो, कोई भी मोटर व्हीकल खरीदो, हमको कोई फर्क नहीं है, छोटा बड़ा जैसे लेना है लो, क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये बात हुई किसकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल ले रहे हो तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद वेसल एयरक्राफ्ट खरीद लिया आपने, वेसल एयरक्राफ्ट खरीद लिया, भाई क्रेडिट नहीं मिलेगा भाई, अंबानी जी वेसल एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है, क्रेडिट नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर, कब मिलेगा, अगर उससे वो कर रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई, किस चीज की, फर्दर सप्लाई ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट। अरे भाई किसी का बिजनेस ही है, वेसल एयरक्राफ्ट खरीदता है, वेसल एयरक्राफ्ट बेचता है, उसका बिजनेस ही है वेसल एयरक्राफ्ट का, तो उसको क्रेडिट मिलेगा, उसका क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। वो 50 वेसल खरीद रहा है, 50 वेसल बेच रहा है, 50 एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, 50 एयरक्राफ्ट बेच रहा है, सो उसको क्रेडिट मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, आप क्या कर रहे हो भैया, वेसल एयरक्राफ्ट खरीदा है, आप कौन हो, आप हो यहाँ पे एयर इंडिया, आपने एयरक्राफ्ट खरीदा क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हो, वो पैसेंजर से जो अपने को पैसा आ रहा है उस पर हम टैक्स भी भर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई है वो हमारी, तो हमको तो क्रेडिट दो, हमको तो लगेगा ये एयरक्राफ्ट खरीदना ही पड़ेगा हमको, तो उनको भी क्रेडिट मिलेगा, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी बात, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग नेविगेटिंग सच व्हीकल्स, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ट्रेनिंग नेविगेटिंग सच व्हीकल्स सिखा रहे हो, वेसल चलाना सिखा रहे हो, प्लेन चलाना सिखा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या है, नेविगेटिंग वेसल या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग स्कूल है आपका, तो उसके लिए वो ट्रेनिंग स्कूल खरीद रहा है, यहाँ पे उसने 10 एयरक्राफ्ट खरीदे सिखाने के लिए, वेसल खरीदे 5, पहले सिखाएंगे तब तो चलाएंगे, ऐसे ही तो ना चला लेंगे, उनका ट्रेनिंग स्कूल है उसके लिए खरीद रहे हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है क्रेडिट मिल जाएगा, ट्रेनिंग नेविगेटिंग के लिए कर रहे हो तो क्रेडिट मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए तो कोई मनाही ही नहीं है, वेसल एयरक्राफ्ट आप यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, कोई मनाही नहीं है, आप बिल्कुल क्रेडिट ले सकते हो, बिल्कुल क्रेडिट ले सकते हो, बहुत सारे वेसल्स होते हैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज होते हैं, सो बिल्कुल आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी बात आई, अगर आप क्या दे रहे हो, सर्विसेज जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है, ये आप 3 चीजें दे रहे हो, क्या, जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर, जनरल इंश्योरेंस ISRM, इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस, आप क्या दे रहे हो, ये तीनों सर्विसेज दे रहे हो उन मोटर व्हीकल के लिए जिनका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। भैया मोटर व्हीकल जो खरीदा था उसके लिए क्रेडिट ब्लॉक्ड है, उसकी आपने क्या ली, जनरल इंश्योरेंस सर्विस ली, सर्विसिंग ली या रिपेयर मेंटेनेंस ली, तो उसका ये भी ब्लॉक रहेगा। मैंने कार खरीदी थी 5 सीटर BMW बढ़िया, तो ऑफिस के लिए, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने उसका क्रेडिट ब्लॉक करके रखा है, गवर्नमेंट ने बोला भाई इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो उसका इंश्योरेंस ले लूं वो भी ब्लॉक्ड रहेगा, उसका सर्विसिंग भी ब्लॉक्ड रहेगा, उसका रिपेयर मेंटेनेंस भी ब्लॉक्ड रहेगा। तो जो मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक्ड है इन क्लॉजेस में, उनका सर्विसिंग रिपेयर और जनरल इंश्योरेंस भी ब्लॉक्ड रहेगा, उनका सर्विसिंग रिपेयर और जनरल इंश्योरेंस भी ब्लॉक्ड रहेगा, ठीक है। जब उनका क्रेडिट अलाउड है
तो उसका क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। देखो नीचे लिखा है। सो सर्विसेज किस चीज की? जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस। ठीक है, ISRM, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस। सो दीज सर्विसेज इन सो फार एज दे रिलेट टू मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट इन क्लॉज ए और ए, ये क्लॉजेस में जो है इसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। तो इसका क्या ब्लॉक बोला उन्होंने? इसका भाई वो भी ब्लॉक कर दिया इन्होंने, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस भी ब्लॉक्ड है, क्योंकि इन मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। अब एक्सेप्शन, वेयर द मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लॉज ए आर यूज फॉर द पर्पज स्पेसिफाइड देयरइन। मतलब ये एक्सेप्शंस में जब इनका क्रेडिट अलाउड है, जब इनका क्रेडिट अलाउड है मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का, तो हम उसके ISRM का भी क्रेडिट दे देंगे। मतलब इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस का भी क्रेडिट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जब उसका ही क्रेडिट अलाउड है तो फिर इधर भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फिर क्रेडिट मिल जाएगा। फिर उसके बाद वेयर रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट। भैया मेरा क्या काम है? मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं गाड़ियां बनाती हूँ, वेसल बनाती हूँ, एयरक्राफ्ट बनाती हूँ। ठीक है, मैं उसकी मैन्युफैक्चरर हूं। तो फिर अगर मैं ये ISRM लेती हूँ, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, तो मेरे को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरर हूं मैं मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट की, तो क्रेडिट मिल जाएगा। या in supply of general insurance service in respect of motor vehicle, vessel, aircraft insured by him। या मेरा क्या है? मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, मैं इंश्योरेंस देती हूं मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का, उसके लिए मैंने कोई ISRM लिया है तो भी मिल जाएगा। इंश्योरेंस वाले हो आप, आपको मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरर हो, आपको मिल जाएगा। इधर वाले एक्सेप्शन में कहीं फॉलो होते हो, आपको मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझाइए? ठीक है, नेक्स्ट, फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपको पार्टी दी यहाँ पे, ठीक है, स्नैक्स वगैरह मिला है, उसे क्रेडिट नहीं मिलेगा, फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आउटडोर केटरिंग, ठीक है, आउटडोर केटरिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपके बॉस ने क्या किया है भाई, आपको यहाँ पे क्या किया है, पार्टी दी है, आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज ली है, न्यू ईयर पे पार्टी दी आउटडोर केटरिंग वाले को, उसने दिया 50 लोगों का खाने का काम, तो आउटडोर केटरिंग का बिल आया, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट, ये एक्टर एक्ट्रेसेस करवाते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट इतना ज्यादा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। हेल्थ सर्विसेज, क्रेडिट नहीं मिलेगा। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, एक्टर्स लोग तो करोड़ों की प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं, क्रेडिट नहीं मिलेगा। लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट रेफर टू इन क्लॉज ए और ए। क्या कर रहे हो आप? लीज पे ले रहे हो, रेंट पे ले रहे हो या हायर कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? लीज कर रहे हो या रेंट पे ले रहे हो या हायर कर रहे हो वो मोटर व्हीकल या वो वेसल, एयरक्राफ्ट जिनका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, जिनका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। तो फिर भैया, तो फिर ब्लॉक रहेगा, तो फिर ब्लॉक रहेगा। अगर उनका क्रेडिट ब्लॉक्ड है, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का, तो उस केस में बड़ी सिंपल सी बात है, अगर उन सब का क्रेडिट आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है तो फिर यहाँ पे उनका लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ उन मोटर व्हीकल का, उन वेसल, एयरक्राफ्ट का लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग भी ब्लॉक रहेगा। ठीक है, मैंने BMW खरीदी नहीं, मैंने क्या करी, रेंट पे ली, रेंट पे ली 5 सीटर BMW, तो 5 सीटर BMW अगर मैं खरीदती तो भी क्रेडिट ब्लॉक था, तो उसका मेरा रेंटिंग भी ब्लॉक रहेगा। ठीक है, तो लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट ब्लॉक्ड है, एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर पर्पस स्पेसिफाइड देयरइन। वो वहां जो एक्सेप्शन में अगर क्रेडिट अलाउड है तो फिर क्रेडिट अलाउड है, तो फिर क्रेडिट अलाउड है। ठीक है, तो फिर क्रेडिट अलाउड है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस आपने अपने मन से लिया तो क्रेडिट आपका ब्लॉक्ड है। अब देखो एक्सेप्शन क्या है इसमें, ITC is available where an inward supply of such goods or services is used by a registered person for making outward taxable supply of the same category or as element of composite or mixed supply। मतलब देखो समझो, फॉर एग्जांपल आउटडोर केटरिंग की सर्विसेज मैंने ली, मैंने क्यों ली? मैं खुद ही केटरर्स हूं यार, मैं खुद ही केटरर्स हूं, मेरे को एक बहुत बड़ा शादी में कॉन्ट्रैक्ट मिला, परंतु अब मुझे उसमें ऐसा लगा कि एक जो है, मैंने एक चीज क्या करी, अमृतसर के मुझे पता चला छोले कुलचे बहुत फेमस है, मुझे अमृतसर में कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने बोला बाकी सब तो मेरी कंपनी वाले कर लेंगे, मेरे ऑफिस वाले, मेरे शेफ वगैरह कर लेंगे, पर ये जो एक काम है अमृतसरी छोले कुलचे, ये कोई अमृतसर का मुझे कोई फेमस जना पता चला, मैंने बोला कि भाई साहब आप करो ये, मैंने उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मेरे को 50 लाख में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने उसको 10 लाख में ये वाला एक पार्ट सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने बोला ये एक जो यहाँ पे है ये वाला पार्ट आप संभाल लो, बाकी के पूरे पार्ट मैं संभाल लेती हूँ, मैंने 10 लाख में उसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या चीज है, मेरे आउटवर्ड के लिए ये मैंने इनवर्ड लिया, तो ये जो आउट यहाँ पे ये जो
आउटडोर केटरिंग वाला बिल जो मेरे को देगा 10 लाख का, इसका क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा, मैं केटरर हूं ना, मेरे को इसका क्रेडिट मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज एन इनवर्ड सप्लाई फॉर माई आउटवर्ड सप्लाई अंडर द सेम कैटेगरी। यस, it is an inward supply for the outward supply under the same category, first thing। second, अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एयरलाइंस हूं, एयर इंडिया, अब मैंने क्या किया, मैंने बड़ा सिंपल सा काम किया। क्या काम किया मैंने यहाँ पे क्या हुआ है, अब वो एयरलाइंस में अपने को फूड पैकेट्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तो अभी मेरे को फूड पैकेट्स वगैरह, तो मैंने क्या किया, आउटडोर केटरिंग वालों से फूड एंड बेवरेजेस, मैंने क्या किया, फूड एंड बेवरेजेस का मेरे पास बिल आया, मैंने 5 लाख रुपए का खरीदा फूड एंड बेवरेजेस। क्यों? क्योंकि मेरे ये जो पैसेंजर्स हैं सब, इनको सबको मैं खाना दूंगी ना यार, मिलता है फ्लाइट में। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा, तो ये क्या है, ये आपकी इनवर्ड सप्लाई है फॉर योर आउटवर्ड सप्लाई अंडर द व्हाट टैक्सेबल और मिक्स सप्लाई। ये जो है आपके ये जो पैसेंजर्स हैं, इनसे आपने एक एक जन से 6-6 हजार रुपए लिए हो फ्लाइट के, इंक्लूडिंग फूड, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर, आपके आउटवर्ड के लिए ये आपने इनवर्ड लिया, आपका ये जो आउटवर्ड सप्लाई आप दे रहे हो इसके लिए ये इनवर्ड सप्लाई है, आप उनसे चार्ज कर रहे हो ना भाई, और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, तो ये आपके आउटवर्ड सप्लाई, ये आपके आउटवर्ड सप्लाई ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, ये आपका कॉम्पोजिट सप्लाई होता है। इसमें प्रिंसिपल सप्लाई आपका क्या है, जो ट्रैवलिंग है वो है, एंसिलरी सप्लाई आपका क्या है, फूड हो गया, क्योंकि जनरली इट इज कॉम्पोजिट सप्लाई में ये आ ही जाता है, नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो ये आपका कॉम्पोजिट सप्लाई। सो कॉम्पोजिट सप्लाई के लिए आपने इनवर्ड लिया, सो इस केस में आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा, आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। आप एयरलाइंस हो, आपको ये फूड एंड बेवरेजेस का जो बिल आएगा इसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। सो आईटीसी कब मिलता है, ये सारी चीजों का, ये सिर्फ अपने फूड एंड बेवरेजेस का एग्जांपल लिया, सारे केसेस में आउटडोर केटरिंग पे भी अप्लाई होता है, सभी पे अप्लाई होता है। ये सभी केसेस में आपको कब मिल जाएगा आपको इसका क्रेडिट, जब ये आपका इनवर्ड सप्लाई है फॉर योर आउटवर्ड सप्लाई अंडर द सेम कैटेगरी और एज अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई और मिक्स सप्लाई। ये बात समझ में आई। उसके बाद ITC is available if it is obligatory for employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force। ITC आपको तभी भी मिल जाएगा जब क्या है, ये ऑब्लिगेटरी है एम्प्लॉयर को कि ये एम्प्लॉय को वो प्रोवाइड करे अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, कोई लॉ कंपलसरी करता है, जैसे कि ये हेल्थ और इंश्योरेंस सर्विसेज है। अब यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, कोल माइंस वाला लॉ क्या बोल रहे हैं कि भाई ये कोल माइंस में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनके लिए कंपलसरी, एम्प्लॉयर को बोला इनका इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो उसने इंश्योरेंस क्यों लिया, अपने मन से नहीं लिया, ही इज ऑब्लिगेटरी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो फिर क्रेडिट मिल जाएगा। या फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है कि भाई इन टाइप की पर्टिकुलर फैक्ट्री में कैंटीन होना कंपलसरी है, तो उस केस में उसका क्रेडिट मिल जाएगा, फूड एंड बेवरेजेस का या आउटडोर केटरिंग का जो भी उनको बिल आएगा उसका क्रेडिट उनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 2 केसेस में क्रेडिट्स मिल जाते हैं इन सब के, ठीक है। अब ये हुआ, आगे आएंगे मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर, जिम विम की मेंबरशिप ली, आता है एग्जाम में कई बार, इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। सो आपने क्या ली, यहाँ पे जिम विम की मेंबरशिप ली अपने पूरे एम्प्लॉइज के लिए, मैंने 500 एम्प्लॉइज के लिए यहाँ पे गोल्ड जिम की मेंबरशिप ली फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सो मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर, आपने मेंबरशिप ली कोई भी क्लब, हेल्थ, फिटनेस सेंटर की, तो वो क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा, भले आपने अपने एम्प्लॉइज के लिए ली पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रैवल कंसेशन। सो आपने क्या किया, आपने एम्प्लॉय को क्या दिया, यहाँ पे ट्रैवल बेनिफिट्स दिए, आपने बोला कि वाह बढ़िया काम किया, जाओ जाके सिंगापुर घूम के आओ, जाके बाली घूम के आओ। सो आप भले दे दो उनको ट्रैवल बेनिफिट्स, परंतु आपका क्रेडिट ब्लॉक दे, ठीक है। वो ट्रैवल के जो भी टिकट्स विकेट्स खर्चे वर्चे हुए उस पर जो भी जीएसटी लग के आएगा आपका ब्लॉक दे, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगेन आईटीसी कब अवेलेबल है, अगर कोई ऑब्लिगेटरी है एम्प्लॉयर के लिए टू प्रोवाइड द सेम अंडर एनी लॉ, तो फिर क्रेडिट मिल जाएगा, उसके बाद गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल। अब आपके गुड्स चोरी हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, आग लग गई, यहाँ पे खराब हो गए, ठीक है, रिटर्न ऑफ करने पड़े आपको, खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, यहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर दिया आपने, बांट ही दिए गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल के जैसे, तो गवर्नमेंट वाले हम क्रेडिट नहीं दे रहे, तुम्हें बांटना है बांटो, जो करना है तुम करो, हम आईटीसी तो नहीं दे रहे उसका। तो ये जो भी गुड्स है आपके लॉस्ट हुए, स्टोलन हुए, डिस्ट्रॉय हुए, ठीक है, बाय वे ऑफ गिफ्ट या फ्री सैंपल, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा।
ठीक है, जल गए तो भी नहीं मिलेगा, फ्री सैंपल जैसे बांट दिए तो भी नहीं मिलेगा, गिफ्ट दे दिए किसी को तो भी नहीं मिलेगा। क्यों देगी गवर्नमेंट आईटीसी? आउटपुटों की टैक्स तो पे नहीं करने वाले हो। इन शॉर्ट फंडा तो यही है हर जगह पे, तो क्रेडिट कोई मिलेगा नहीं। उसके बाद इनवर्ट सप्लाई यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ऑब्वियसली जो भी बिजनेस पर्पस के लिए चीजें मिलती है उसी का क्रेडिट मिलता है। जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए आपने कुछ खरीदा तो उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो क्रेडिट आपका ब्लॉक्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या ली? वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली। किस चीज के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। किस चीज के लिए ली? कंस्ट्रक्शन। आप बना रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक बना रहे हो, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली, तो भाई आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन, प्लांट एंड मशीनरी के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, बिल्कुल मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी की देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या होता है प्लांट एंड मशीनरी? अपार्टस इक्विपमेंट मशीनरी जो अर्थ से फिक्स है बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चर सपोर्ट, बट एक्सक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एंड पाइपलाइन यूज्ड इन आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलता है, बट ये तीनों चीजें प्लांट एंड मशीनरी से एक्सक्लूड की है, मतलब ये क्या हो गई? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। इनके लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लोगे तो ये ब्लॉक्ड रहेगा, ये ब्लॉक्ड रहेगा। किसकी बात हो रही है? लैंड बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स और जो पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर लेड है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें प्लांट एंड मशीनरी से आउट है। प्लांट एंड मशीनरी से आउट है मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ले रहे हो तो क्या होगा? ब्लॉक्ड होगा। ठीक है, सो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने लिए किस चीज के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, क्रेडिट ब्लॉक्ड है, पहली बात। दूसरी बात, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आपने किस चीज के लिए लिए? फॉर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के लिए लिए, क्रेडिट मिलेगा, पर प्लांट एंड मशीनरी में एक्सक्लूड करिए ये तीनों चीजें, तो ये तीनों चीजों का क्रेडिट ब्लॉक्ड रहेगा, ये तीनों चीजों का क्रेडिट ब्लॉक्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद where the work contract service is for immovable property is an input service for further supply of work contract। मतलब कि देखो क्या हुआ, अब आप हो बिल्डर, बढ़िया मस्त, आप बिल्डर हो, आप ये बिल्डिंग बना रहे हो। ठीक है, सो बिल्डिंग बना रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर रहे हो। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की हमने डेफिनेशन देखी थी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में क्या आता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आती है, डेफिनेशन में आती है। ठीक है, सो अगर आपने ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हो, आप इसके लिए आपने क्या ली? आपने इनपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली है। आपने क्या ली? इनपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली। तो क्या बोला इन्होंने बड़ी सिंपल सी बात बोली कि फिर आपको क्रेडिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका आउटपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए आपने इनपुट वर्क कॉन्ट्रैक्ट ली, मतलब कि आपने किसी को पेंटिंग का काम दे दिया, किसी को टाइलिंग का काम दे दिया, तो दिस इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, देन द क्रेडिट इज अलाउड, बिल्डर हो तो आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर ही हो। ठीक है, या आपको कोई भी और दूसरा वर्क कॉन्ट्रैक्टिंग का काम मिला, उसने आपने क्या किया? आपने किसी और को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया थोड़ा सा पोर्शन, तो उस केस में आपका इनपुट सर्विस है वो, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन inward supply received by taxable person for construction of immovable property on his own account including when the supplier used in the course of furtherance of business। देखो क्या बात हुई, आपको इनवर्ड सप्लाई रिसीव हुई है, आप कौन हो? टैक्सेबल पर्सन हो, आपको इनवर्ड सप्लाई आई है। व्हाट? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब आपने गुड्स और सर्विसेज खरीदी। क्यों? आप अपना बढ़िया ऑफिस बना रहे हो, आप सीए बन गए, आपने सोचा चलो मस्त अपना ऑफिस बनाया, आपने अपना ऑफिस बनाया। सो व्हाट इज दिस? आपने गुड्स और सर्विसेज परचेज किए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्रेडिट नहीं मिलेगा। भले से अपने प्रोफेशन के लिए यूज करो ऑफिस को, क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई है, तो फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इंक्लूडिंग वेयर द सर्विसेज आर यूज्ड, वेयर सच सप्लाई इज यूज्ड फॉर द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए यूज करो, प्रोफेशन के लिए यूज करो, आप किसी भी चीज के लिए यूज करो। अगर आपने गुड्स और सर्विसेज खरीदी और उससे आपने कंस्ट्रक्ट करी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑन योर ओन अकाउंट, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बिल्डर ने भी गुड्स और सर्विसेज खरीदी और अपना सेल्स ऑफिस बनाया, तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर उसने कोई एक बिल्डिंग बनाई, उसके लिए उसने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली और वो क्या कर रहा है? उस बिल्डिंग को बेच रहा है, तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अगेन एक्सेप्शन क्या है? प्लांट और मशीनरीज का एक्सेप्शन है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अदर्स। अपन ने देखा बिल्डर ने क्या किया? गुड्स और सर्विसेज लिए, खुद ही बनाई बिल्डिंग और फिर वो बेच रहा है अगर किसी को, तो वो ऑलरेडी इधर पॉइंट में कवर हो जाता है। यहाँ पे चाहे आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लो, चाहे गुड्स और सर्विसेज खरीद करके आप क्या कर रहे हो? बना रहे हो और बेच रहे हो, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। बट ब्लॉक्ड क्या है? ब्लॉक ये है जब गुड्स और सर्विसेज ले करके कंस्ट्रक्ट कर रहे हो प्रॉपर्टी ऑन योर ओन अकाउंट, तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है। प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है।
ठीक है, प्लांट और मशीनरी का क्रेडिट अलाउड है। अब उसके बाद इनवर्ट सप्लाई चार्ज टू कॉम्पोजिशन लेवी। कॉम्पोजिशन लेवी वाला अपनी बात हुई है भाई, कॉम्पोजिशन लेवी वाले को कोई आईटीसी नहीं मिलता, कोई नहीं आईटीसी मिलता। वो जिसको बेचता है उसमें भी वो कोई टैक्स यहाँ पे उससे कलेक्ट नहीं करता है, तो उसको सामने वाले को भी कोई आईटीसी नहीं मिलता। उसने भी जो कॉम्पोजिशन लेवी वाला कुछ भी खरीदे, उसके जो भी इनवर्ट सप्लाईज आती है उसको क्रेडिट नहीं मिलता है। उसके बाद टैक्स जो भी आपने पे किया अंडर सेक्शन 74, शॉर्ट पेड, नॉट पेड, एरोनेसली रिफंडेड ड्यू टू फ्रॉड, या टैक्स आपने जो पे किया सेक्शन 129 में अमाउंट पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट, या टैक्स पेड अंडर सेक्शन 130, फाइन पेड इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन। सो आपने अगर कोई भी टैक्स पे किया अंडर सेक्शन 74, अंडर सेक्शन 129 या 130, ठीक है। सो 74 तो आपको पता है वो फ्रॉड केसेस के केस में, 129 भी आपको पता है यहाँ पे आपके कुछ डिटेन जब हो जाते हैं, या जो आप फाइन ल्यू इन पे करते हो इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 130, तो ये सभी क्रेडिट्स आपके ब्लॉक्ड रहेंगे, ये सभी क्रेडिट्स आपके ब्लॉक्ड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद चलो कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिपेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज किया है, वर्ड कंस्ट्रक्शन यहाँ भी यूज किया है, यहाँ भी यूज किया है, दो जगह पे कंस्ट्रक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे कंस्ट्रक्शन मतलब क्या, तो इसमें रिकंस्ट्रक्शन भी आता है, रिनोवेशन भी आता है, एडिशन भी आता है, ऑल्ट्रेशन भी आता है, रिपेयर्स भी आता है, टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट, कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल, जितना कैपिटलाइज कर रहे हो। इफ यू आर चार्जिंग एनीथिंग तो रेवेन्यू कुछ ब्लॉक्ड नहीं है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में नहीं है। अगर कुछ रेवेन्यू में चार्ज कर रहे हो तो क्रेडिट आपको मिल जाएगा, इसका एडजस्टमेंट बहुत बार आता है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ इनवर्ट सप्लाई ली गुड सर्विसेज की, या आपने कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली, और अगर आप उसको रेवेन्यू पे चार्ज कर रहे हो तो आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, टू द एक्सटेंट ऑफ जो कैपिटलाइज कर रहे हो, कैपिटलाइज कर रहे हो अकाउंट्स के हिसाब से, अगर कैपिटलाइज कर रहे हो तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है, तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है, ठीक है। अब ये अपन ने ऑलरेडी देखा। देखो द टर्म यूज्ड इन 17.5C इज, देखो अब यहाँ 17.5C में जो वर्ड था वो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसने क्या बोला कि भाई जो टर्म यूज किया हुआ है 17.5C में दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, और 17.5D में जो यूज किया है दैट इज प्लांट और मशीनरी, ठीक है, प्लांट और मशीनरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई दोनों अलग अलग वर्ड यूज किए, एक जगह प्लांट एंड मशीनरी यूज किया, एक जगह प्लांट और मशीनरी यूज किया, इसका मतलब ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। देखो द सुप्रीम कोर्ट in this case has said that both plant and machinery and plant or machinery has separate meaning. The expression plant and machinery has the same meaning as specified in section 17. ये देखो, ये जो अपन ने plant and machinery की definition पढ़ी थी, तो इन्होंने बोला plant and machinery का मतलब तो वही है, plant and machinery का मतलब तो वही है, but the meaning of plant and machinery को हम क्या बोल सकते हैं, it shows that there could be a plant that is an immovable property. उसे हम बोल सकते हैं कि there could be a plant that is an immovable property, ठीक है। अभी आपके एग्जाम से हिसाब से आपको इतना ही पढ़ना है, अभी इसमें चीजें आएगी और अभी गवर्नमेंट के साइड से, ठीक है। अभी ये जजमेंट आया है, उसमें ये क्लैरिटी जरूर आ गई है कि प्लांट एंड मशीनरी अलग है और प्लांट और मशीनरी अलग है, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन है ये प्लांट एंड मशीनरी को ही अप्लाई होगी। प्लांट और मशीनरी को क्या बोल सकते हैं कि कोई एक प्लांट है जिसे क्या बोला जाएगा भाई, जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉक क्रेडिट में और क्या बात हुई, एक चीज बच गई ब्लॉक क्रेडिट में लास्ट, गुड्स और सर्विसेज रिसीव फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप करो ना भाई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हो, आप बढ़िया काम कर रहे हो, उसके लिए पर जो भी आपको गुड्स और सर्विसेज आएगी उसका आईटीसी हम नहीं देंगे, ठीक है। कंपनियां करती है हजारों करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करती है, तो उसके लिए बहुत गुड्स और सर्विसेज आते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोली आपको करना है करो, हम क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, उसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है। द गुड्स और सर्विसेज जो रिसीव किया टैक्सेबल पर्सन ने विच ही इज यूजिंग फॉर एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ऑब्लिगेशन अंडर CSR विल बी ब्लॉक्ड, वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स किसके थे, ब्लॉक क्रेडिट, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ब्लॉक क्रेडिट पे, ठीक है, हर एग्जाम में पूछेंगे भाई आपको ब्लॉक क्रेडिट पे, तो 100% क्वेश्चन आना ही आना है। 42, 43 ब्लॉक क्रेडिट सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो 17.5 हुआ, अब 17.4 रहता है बैंकिंग कंपनी के लिए, पढ़ा था याद है, बैंकिंग कंपनी NBFC के लिए। भैया बैंकिंग कंपनी का तो कितना सारा एग्जाम अप्लाई होता है यार, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांसेस एग्जाम्ड है, तो उनका बहुत ज्यादा एग्जाम अप्लाई होता है, वो यही करते रहे क्या भाई 42, 43 के हिसाब से हर महीने रिवर्सल एंड ऑन दैट। तो उन लोगों को ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन दिया कि या तो आप प्रोपोर्शनेट आईटीसी ले लो, जैसे कि वो रूल 42, 43 के हिसाब से कर लो आप, या दूसरा ऑप्शन उनको बोला आप 50% एलिजिबल आईटीसी ले लो। जो भी आपका एलिजिबल आईटीसी है
ठीक है, जो भी आपका एलिजिबल आईटीसी है उसका 50% ले लो, बाकी का 50% डायरेक्ट लैप्स हो जाएगा, आपको इतने कैलकुलेशन झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। 50% एलिजिबल आईटीसी का ले लो, 50% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैप्स हो जाएगा। अब ये जो 50% का रिस्ट्रिक्शन है वो किस पे अप्लाई नहीं होगा, अगर आपके डिस्टिंक्ट पर्सन से आपने कुछ लिया है उस पर अगर कोई टैक्स लग के आया आईटीसी है तो उस पर 50% का रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो आप पूरा 100% ले सकते हो। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% विल नॉट अप्लाई टू टैक्स पेड ऑन सप्लाई मेड बाय अनदर रजिस्ट्रेशन विद द सेम एंटिटी। वो याद है एक्सिस बैंक वाला अपन ने एग्जांपल किया था इस पे। देन ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपने एक बार ऑप्शन ले लिया तो फिर आपको इसी ऑप्शन पे चलना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हुई। इसके बाद फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स, अपन ने देखा आईटीसी ब्लॉक्ड है फ्री सैंपल्स गिफ्ट्स में। अब तुम फ्री में बांट रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला हमका कोई मतलब नहीं है, फ्री में तुम बांट रहे हो, हम क्रेडिट ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट ब्लॉक करते हैं, ये एक बात हुई थी। सप्लाई चैप्टर में भी अपन ने बात किए थे। ठीक है, फ्री सैंपल गिफ्ट आप कुछ दे रहे हो, विदाउट कंसिडरेशन फ्री सैंपल गिफ्ट दे रहे हो तो वो सप्लाई नहीं होता, सप्लाई नहीं होता। क्या आईटीसी मिलेगा, क्या फिर भी कंफ्यूजन था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला हमने ऑलरेडी बताया हुआ है ब्लॉक है, आईटीसी नहीं मिलेगा टू द सप्लायर ऑफ इनपुट सर्विस ऑन द इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स दैट आर यूज्ड इन रिलेशन टू गिफ्ट और फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कंसीडरेशन। विदाउट कंसीडरेशन अगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे गिफ्ट सैंपल्स बांट रहे हो तो उस केस में ऑब्वियसली हम इनपुट्स नहीं देंगे, इनपुट्स नहीं देंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। बट अगर आपके फ्री सैंपल जो है वो सप्लाई हो जाते हैं, सप्लाई किसके हिसाब से हो जाते हैं, एज पर शेड्यूल 1। आपने अपने रिलेटेड पर्सन को फ्री सैंपल गिफ्ट्स दिए हो तो भाई रिलेटेड पर्सन को तो अपन कुछ देते हैं तो सप्लाई हो जाता है एज पर शेड्यूल 1। तो अगर वो सप्लाई है एज पर शेड्यूल 1 तो फिर आप आईटीसी ले सकते हो, सप्लाई है तो आईटीसी लो, सप्लाई नहीं है तो आईटीसी मत लो। ये एक क्लैरिफिकेशन आया। दूसरी बात, बाय वन गेट वन ऑफर, अपन ने देखा था बाय वन गेट वन ऑफर। ठीक है, अपन एक चीज खरीद रहे हैं, एक चीज अपने को फ्री मिल रही है, डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर। तो गवर्नमेंट ने बोला इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आईटीसी आपको मिल जाएगा इन ऑफर्स के केस में, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको आईटीसी बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, ये तो रिपीट हो गया। इसके बाद सेक्शन 18 पढ़े थे अपन ने, देखो सेक्शन 18 क्या बात थी, क्रेडिट मिलता था, अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट इन सर्टन स्पेशल सर्कमस्टांसेस और रिवर्सल ऑफ क्रेडिट भी पढ़ा था। तो पहले अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट देखते हैं, कब कब हमको क्रेडिट मिल सकता है, कब कब हमको क्रेडिट मिल सकता है। तो पहले दो चीज देखेंगे, अगर आप पहले क्या थे, कॉम्पोजिशन लेवी में थे, आप पहले कॉम्पोजिशन में थे, अब आप क्या कर रहे हो, आप रेगुलर स्कीम में आ रहे हो, कॉम्पोजिशन वाला रेगुलर स्कीम में आ गया। अब जब तक कॉम्पोजिशन में था तब तो क्रेडिट नहीं मिलता था, अब भाई साहब आप आ गए रेगुलर स्कीम में तो अब आपको क्रेडिट मिलेगा ना यार। कॉम्पोजिशन से रेगुलर में आ गए तो अब क्रेडिट आपको मिलेगा, जो भी स्टॉक रखा है आपके पास, क्योंकि अब वो आप स्टॉक बाहर बेचोगे तो उस पर जीएसटी लेके गवर्नमेंट को दोगे तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास कॉम्पोजिशन पे, आप जब स्विच हुए उस टाइप जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है एक दिन पहले शाम को, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब सीधी बात है आप बेचोगे तो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दोगे। तो आप कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में जब शिफ्ट होगे तो आपको क्रेडिट मिलेगा। सिमिलरली आप एग्जेम्प्ट सप्लाई थी आपकी, पहले जब एग्जेम्प्ट सप्लाई थी आपकी तब आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, अब आपकी सप्लाई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विथड्रॉ हो गया, अब आपकी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो गई, टैक्सेबल हो गई तो क्रेडिट मिलेगा। हाँ जी क्रेडिट मिलेगा, अब क्रेडिट मिलेगा क्यों, क्योंकि आगे टैक्स लेके गवर्नमेंट को पे करोगे ना, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है इसका इनपुट दे दो, ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है इसका इनपुट दे दो। सो देखो क्या क्या चीज का क्रेडिट मिलेगा, जो भी आपके देखो जो भी आपके इनपुट्स पड़े स्टॉक में, इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेन इन फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, जो भी आपके इनपुट्स है स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स में, सबका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स का भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स के केस में उन्होंने क्या बात बोली आपको, कैपिटल गुड्स के क्रेडिट्स में आपको क्रेडिट मिलेगा कैसे, आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। क्योंकि जितने टाइम आप कॉम्पोजिशन में थे या जितने टाइम आपकी सप्लाई एग्जाम थी उस टाइम भी तो आपने यूज किया, तो उसका माइनस कर देंगे। उसका माइनस क्या यूज किस हिसाब से पकड़ा इन्होंने, 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहा हूँ, 5% पर, भले आपने पार्ट ऑफ द क्वार्टर के लिए भी यूज किया तो पूरा क्वार्टर। और क्वार्टर कैसे होता है आपको पता है जीएसटी में, ठीक है, डेट टू डेट नहीं लेना एग्जाम में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ऐसे ही 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर जून मिड में भी आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे है बात, तो आपको वो अप्रैल मई जून का पूरा क्वार्टर पकड़ना है।
ठीक है, इस पे भी अपने बड़े सारे एग्जाम्पल किए थे, है भी क्वेश्चन बैंक में। सो इन केस आपका कैपिटल गुड्स के केस में, दोनों भी केस में आपको क्रेडिट मिलता है, कैपिटल गुड्स का भी, कॉम्पोजिशन वाले में भी, एग्जाम से टैक्सेबल में भी, और दोनों भी केस में आपको कैलकुलेट कैसे करना होता है, आईटीसी जो है आपका, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा कैपिटल गुड्स पे, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का यहाँ पे आपका आईटीसी इन्वॉल्व था, अब आप कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आ गए या एग्जाम से टैक्सेबल आ गए, और आपने फॉर एग्जाम्पल 4 क्वार्टर्स के लिए यूज किया था, 4 क्वार्टर्स के लिए यूज किया था, तो उस केस में 5% पर क्वार्टर का आपको यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे 20% का रिडक्शन कर लोगे, 80,000 का क्रेडिट मिल जाएगा। आईटीसी क्लेम शैल बी वेरीफाइड विद करस्पॉन्डिंग डिटेल्स फर्निश्ड बाय सप्लायर, ठीक है, वो सप्लायर ने अपने जो भी जीएसटीआर 1 में डाला होगा उससे ऑब्वियसली मैच कर लिया जाएगा। अब ये कब का मिलेगा? ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट फ्रॉम विच ही बिकम लायबल टू पे टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। यहाँ पे जब भी वो कॉम्पोजिशन वाला रेगुलर में आता है, तो जब भी वो जिस दिन से भी रेगुलर में आता है उसके एक दिन पहले शाम का स्टॉक ले लिया जाएगा, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। सो ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे फ्रॉम विच ही बिकम लायबल, तो 1 जुलाई से रेगुलर स्कीम में आ रहा है तो 30 जून के स्टॉक का क्रेडिट आप ले सकते हो। और सिमिलरली जिस दिन से आपकी टैक्सेबल हो रही है उसके एक दिन पहले का शाम में, तो आप 1 अगस्त से यहाँ पे टैक्सेबल में जा रहे हो तो 31 जुलाई का जो भी स्टॉक रखा है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये 2 चीजें हुई। अब 2 चीज और है, पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अपने को रजिस्ट्रेशन के लिए कितने दिन में अप्लाई करना पड़ता है? 30 डेज ऑफ बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर हमने वैसा अप्लाई किया, या हम वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, मेरी मर्जी है मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो वो भी केसेस में, दोनों भी केस में अब आप रजिस्टर्ड पर्सन बन जाओगे। अब रजिस्टर्ड पर्सन बन जाओगे तो आगे टैक्स पे करोगे, तो अब जो स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट ले लो। जो स्टॉक पड़ा है यहाँ पे कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन हो, चाहे ये वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपने लाइबिलिटी आई है, तो भी आपको कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता। इनपुट्स वगैरह जो स्टॉक में पड़े उसका क्रेडिट आपको मिलता है। सो इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक का क्रेडिट, ओ भाई, इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक का क्रेडिट मिल जाएगा। इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक का क्रेडिट मिल जाएगा। इनपुट्स कंटेन इन फिनिश गुड्स का क्रेडिट मिल जाएगा। तीनों का भी क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे फ्रॉम विच ही बिकम लायबल फॉर पे टैक्स, जिस दिन भी 1 अगस्त से यहाँ पे लायबिलिटी आ रही है टैक्स पे करने की यहाँ पे, तो उस केस में यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 31 जुलाई के स्टॉक का क्रेडिट ले लोगे, या ऑन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब भी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो उसके एक दिन पहले का, ठीक है। बट ये सारी जो क्रेडिट्स आप ले रहे हो इनकी इनवॉइसेस कितने होनी चाहिए? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ऐसा नहीं 5-7 साल पुराना स्टॉक बोल रहे हो कि ये 7 साल पुराना स्टॉक यहाँ रखा, नहीं भाई साहब, 1 साल इनवॉइस पिछली 1 साल तक के किए उसी का क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो फिर तुम कुछ भी क्रेडिट लेते रहो। तो इनवॉइस का डेट 1 साल पहले तक के का ही होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सेक्शन 18 अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सो आई होप ये समझा होगा भाई। देखो बहुत बढ़िया मुझे लगता है सीरीज बनी है, यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया डिस्कशन किया है। रिवीजन वीडियोस से हम लोग हमेशा ही करते हैं ये सारे डिस्कशन। सो अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है ये आपको वीडियोस हेल्पफुल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। अब कंडीशंस फॉर अवेलिंग अबव क्रेडिट, ये सब क्रेडिट अगर आपको लेना है तो आप कैसे लोगे क्रेडिट? भाई इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन देंगे अपन यहाँ पे इन सब चीजों का, ठीक है। ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे, यहाँ पे जो है ऑन यू बिकम एलिजिबल। डिक्लेरेशन कब तक फाइल करना है? विद इन 30 डेज ऑफ बिकमिंग एलिजिबल टू अवेल क्रेडिट। जब भी आपका क्रेडिट की यहाँ पे एलिजिबिलिटी आ जाती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन फाइल करके गवर्नमेंट को बता दो कि हम क्रेडिट ले रहे हैं। उसके बाद ये CA-CMA का सर्टिफिकेशन लगेगा अगर आपका क्लेम क्या है 2 लाख रुपए से ज्यादा है, सब मिला मिलू के, CGST, SGST, IGST, UTGST, यहाँ पे सब मिला के 2 लाख से ज्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला हम तुम पे भरोसा नहीं करेंगे, CA-CMA का सर्टिफिकेट लेके आओ, तो CA-CMA का सर्टिफिकेट लगेगा उस केस में। नेक्स्ट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। अब रिवर्सल ऑफ क्रेडिट कब होगा भाई? उल्टे वाले केस हो गए। देखो इधर क्या हुआ, अब तुम क्या कर रहे हो, स्विच कर रहे हो रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन स्कीम से पे। अब रेगुलर से कॉम्पोजिशन में जा रहे हो, गवर्नमेंट को पता है आप कोई टैक्स वैक्स तो पे नहीं करोगे, तो अभी ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है इसका क्या कर दो, आप रिवर्स कर दो, क्रेडिट जो भी लिया हुआ है वो रिवर्स कर दो। या आपकी रजिस्टर्ड पर्सन गेटिंग होली एग्जेम फ्रॉम टैक्स, आपकी टैक्सेबल थी यहाँ पे सप्लाईज, अब क्या हो गई, आपकी सप्लाईज एग्जेम्प्ट हो रही है, तो अब एग्जेम्प्ट हो रही तो टैक्स तो पे करोगे नहीं, तो जो स्टॉक पड़ा है उसका क्रेडिट रिवर्स कर दो। या कैंसिल कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, अभी तक रजिस्टर्ड थे तो बढ़िया टैक्स भी पे कर रहे थे, ITC भी ले रहे थे, अब ये जो स्टॉक बचा है क्या कर दो, आप यहाँ पे रिवर्स कर दो क्रेडिट, ये एरो यहाँ पे आएगी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, ये कट करो। या अब ये कैपिटल गुड्स का अलग से देखते हैं, तो पहले ये 3 पॉइंट्स का देखते हैं। 3 पॉइंट्स में क्या होगा, क्या हो रहा है, रेगुलर स्कीम से कॉम्पोजिशन में जा रहे हो, या टैक्सेबल से कॉम्पोजिट सप्लाई हो रही है, या आप
का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है। ये तीनों भी केस में आपको क्या रिवर्स करना पड़ेगा? तो जो भी क्रेडिट अपन ने लेके रखा हुआ है वो रिवर्स करना है किसका? Inputs held in stock, inputs contained in semi-finished goods held in stock, capital goods on the day immediately preceding the date of switchover, date of exemption और cancellation as the case में भी, इसमें से जो भी केस में फिट होते हो। तो आपको क्या करना है? रिवर्स करना है आईटीसी, रिवर्स करना है आईटीसी। अब कैसे करोगे रिवर्सल? इनपुट्स का कैसे करेंगे भाई? अपने पास इनवॉइसेस पड़ी होगी, इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट लिया होगा, तो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल कर देंगे बेस्ड ऑन इनवॉइस, जो भी इनवॉइस अवेलेबल है उसमें जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से रिवर्सल कर देंगे। अगर इनवॉइस नहीं मिल रही है, नहीं है अवेलेबल इनवॉइस, तो फिर मार्केट प्राइस देखेंगे। मार्केट प्राइस देखेंगे किस दिन? जिस दिन आप स्विच ओवर कर रहे हो या एग्जेम्पशन में जा रहे हो या कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो लेंगे, ठीक है। बट अगर मार्केट प्राइस ले रहे हो तो सर्टिफिकेशन लगेगा CA-CMA का। गवर्नमेंट आप पे भरोसा नहीं करेगी भाई, मार्केट प्राइस अपने मन से कुछ भी ले लो तुम, तो उस केस में सर्टिफिकेशन लगेगा CA-CMA का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला? सीधी सादी बात है, इनपुट्स के केस में आप क्या ले लो? इनवॉइस के बेसिस पे ले लो। इनवॉइस नहीं है तो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, तो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। उसके बाद कैपिटल गुड्स के केस में क्या बोला उन्होंने? कैपिटल गुड्स में बोला कि आप प्रोराटा बेसिस पे रिवर्सल कर दो, प्रोराटा बेसिस पे रिवर्सल कर दो, पर्टेनिंग टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, टेकिंग यूजफुल लाइफ एज 5 years। यूजफुल लाइफ क्या मान लो आप कैपिटल गुड्स की? आप कैपिटल गुड्स की यूजफुल लाइफ मान लो 5 साल, ठीक है, 5 साल। तो आप कैपिटल गुड्स का यहाँ पे 5 साल मान लो, और जो प्रोरोटा यहाँ पे रिवर्सल ऑन प्रोराटा बेसिस पर्टेनिंग टू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है उसका आप रिवर्सल कर दो। मतलब जैसे कि 5 साल की आपकी कैपिटल गुड्स की लाइफ मानी हुई है, ठीक है, 3 साल आपने यूज कर लिया जब तक आप रेगुलर स्कीम में थे, अब आगे आप कॉम्पोजिशन में यूज करोगे तो 2 साल से जो पर्टेनिंग आपका कैपिटल गुड्स का क्रेडिट रहेगा वो आप रिवर्सल कर दो, वो आप रिवर्सल कर लो, ठीक है। कैलकुलेट करो सेपरेटली आईटीसी सबका, CGST, SGST, UTGST, IGST का रिवर्सल अमाउंट जो है इसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्रेडिट लेजर जो भी वो आपका डेबिट हो जाएगा। और कुछ अगर आपका आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस बच जाता है तो भाई वो लैप्स हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अब आपने कैपिटल गुड्स सप्लाई किया या प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई की जिसपे आपने आईटीसी लिया है, वो याद है क्या? शेड्यूल 1 याद है क्या? पैरा 1 शेड्यूल 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन टेकन, इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन उसको सप्लाई मानते हैं, ठीक है, एज पर पैरा 1 शेड्यूल 1। विद कंसिडरेशन तो भाई सप्लाई होता है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, 7(1)(a बोलता ही है विद कंसिडरेशन आपका सप्लाई होता ही है। विदाउट कंसिडरेशन भी अगर हम यही करते हैं तो इसे सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई तो हो गया, अब टैक्स यहाँ पे क्या पे करना है? तो अमाउंट टू बी पेड विल बी हायर ऑफ द फॉलोइंग, हायर ऑफ फॉलोइंग है। क्या चीज बोला इन्होंने? आईटीसी, फर्स्ट थिंग आईटीसी जो भी आपने लिया था लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। फॉर एग्जाम्पल आपकी डेट ऑफ इनवॉइस कितनी है? 21 मई 24 है, ठीक है, आईटीसी 1 लाख रुपए का लग के आया था। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे 22 फॉर एग्जाम्पल जून 25 में आप इसको बेच रहे हो, तो कितने क्वार्टर्स हुए यहाँ पे? देखो 5 क्वार्टर हुए। कैसे 5 क्वार्टर हुए ये समझ में आया क्या? अप्रैल टू जून 24 आपका एक क्वार्टर हो गया, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर 24 आपका दूसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपका तीसरा क्वार्टर हो गया, जैन फेब मार्च आपका चौथा क्वार्टर हो गया, फिर उसके बाद अप्रैल टू जून 25 आपका 5वां क्वार्टर हो गया। क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ बोला है, ठीक है, तो इसमें 5 क्वार्टर हो गए। यहाँ पे 21 मई 24 को लिए थे ना, तो वो अप्रैल टू जून क्वार्टर में, भले पार्ट ऑफ द क्वार्टर के बीच में परचेज किया था, उसको फुल क्वार्टर मानेंगे। सिमिलरली सेल आपने कब किया? 22 जून को किया, अप्रैल टू जून क्वार्टर में, सो ये 5 क्वार्टर हो गए। तो आपने कितना यूज किया? 5 क्वार्टर, ठीक है, ये मैंने इसलिए बोला कि काफी बच्चों को डाउट होता है इसमें। सो आपने कितना यूज किया भाई? 5 क्वार्टर यूज कर लिया ना, तो उसका रिड्यूस कर दो। उन्होंने बोला कितना? 5 क्वार्टर, 5% एवरी क्वार्टर, मतलब 25% रिड्यूस कर दो, 5% इंटू 5 क्वार्टर्स। सो आप 75,000 रुपीज का आप क्या कर दो यहाँ पे ये बात हुई। जो फर्स्ट पॉइंट में आपका जो आईटीसी का पॉइंट आ रहा है, आईटीसी माइनस 5%, वो आ गया 75,000। सेकेंड उन्होंने क्या बोला? सेकेंड उन्होंने बोला कि आप टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी आप 10 लाख में सेल कर रहे हो, 10 लाख में सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इस पे रेट 12% आता है, तो 1,20,000। सो आपको क्या अमाउंट पे करना है? 75,000 और 1,20,000, विच एवर इज हायर, तो आप क्या पे कर दोगे? 1,20,000।
1,20,000, ठीक है। सो 1,20,000, सो इफ द अमाउंट इन वन एक्सीड्स 2 देन द रिवर्सल अमाउंट विल बी एडेड टू एट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आपका अमाउंट अगर ये जो टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली आप ऐड कर दोगे रिवर्सल अमाउंट, कहाँ पे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में हमको इसको ऐड करना रहेगा। उसके बाद में सेपरेट आईटीसी रिवर्सल सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी के लिए ऑब्वियसली सेपरेट कैलकुलेशन करेंगे। अब अगर रिफैक्टरी ब्रेक, मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स है तो इन्होंने बोला ठीक है इस केस में टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू कर दो, वो आईटीसी -5% वगैरह की झंझट में मत पड़ो, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब जितने पे भी ट्रांजैक्शन अंडरटेकन हुआ, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब वो होता है ना, तो उतना पे ही आप टैक्स पे कर दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। सो ये बात हुई। इसके बाद ये पढ़ा हमने सेक्शन 18 से रिलेटेड प्रोविजन। अब सेक्शन 20 आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के प्रोविजंस देखेंगे। आईएसडी को यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि भाई वो जनरली क्या उनको रिसीव होती है टैक्स इनवॉइस टुवर्ड्स रिसीट ऑफ इनपुट सर्विसेज, और वो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि डोमिनोज है, ठीक है, डोमिनोज के बाकी सारे सेल्स ऑफिस है जहां से अपन लोग पिज्जा वीजा खरीदते हैं, अपन सेल्स आउटलेट से और पिज्जा वीजा खाते हैं। अब उनका एक एडमिन ऑफिस है जहां से बाकी सारी चीजें हो रही है कि भाई ऑडिट का भी काम हो रहा है, मार्केटिंग का भी काम हो रहा है, यहाँ पे सारी चीजें, वहां पे अकाउंटिंग भी हो रही है। सो दैट इज व्हाट देयर, उनका एक हेड ऑफिस है इनपुट सर्विस। वो क्या कर रहे हैं, उसको बहुत सारे क्रेडिट्स आ रहे हैं, इनपुट सर्विसेज सारी वो ले रहा है, ऑडिट की सर्विस वो ले रहा है, अकाउंटिंग की, मार्केटिंग की, ये सारी कॉमन सर्विसेज ले रहा है। किसके लिए ले रहा है, सारे आउटलेट्स के लिए ले रहा है। तो वो क्या हो गया, इनका इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, जो कि सारे इनपुट सर्विसेज ले रहा है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने सारे आउटलेट को। वो क्योंकि उसको तो कोई काम ही नहीं ना, वहां से पिज्जा तो ना बिक रहे, उसका आउटपुट सप्लाई कुछ है ही नहीं, आउटपुट सेल ही नहीं है, तो अब उसका क्या है, इनपुट है, इनपुट है, बहुत सारा इनपुट है, तो वो इनपुट का करेगा क्या, अपनी सारी यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, वो अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये क्या है, आईएसडी इज बेसिकली व्हाट, it is an office which is meant to receive what tax invoice towards receipt of input service and distribute the credit of tax paid on such input services to the supplier having the same pan proportionately, ठीक है, proportionately बांटेंगे वो। अब देखो ISD needs to obtain separate registration, threshold limit of registration is not applicable to ISD, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, ठीक है, उनको कोई कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, लेना ही लेना है, लेना ही लेना है उनको, उनको कोई टर्नओवर होता भी नहीं थ्रेशोल्ड लिमिट का, उनको कुछ नहीं लगता, उनको अलग रजिस्ट्रेशन लेना होता है। भले से मुंबई में डोमिनोज के क्या होंगे, बाकी के यहाँ पे सेल्स आउटलेट भी होंगे, मुंबई में उनका यहाँ पे अकाउंट्स ऑफिस है, पर उसका अलग रजिस्ट्रेशन लेना है। आईएसडी यूनिट को सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है, पहली चीज। अब जो इनपुट या आईटीसी जो है आईएसडी का, वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ओनली अमंग्स दोज रिसिपिएंट फॉर हुम द इनपुट सर्विसेज आर एट्रीब्यूटेबल। फॉर एग्जांपल डोमिनोज ने क्या किया, एक तमिल में ऐड बनाया, ठीक है, वो तमिल का ऐड किसके लिए था, तमिलनाडु के लिए स्पेसिफिक, वो ऑडियंस टारगेट किसको कर रहा था, हम तमिलनाडु वाले की, तो उसने उस ऐड के लिए किसी को 10 करोड़ रुपए दिए, कोई तमिल एक्टर को, तो उससे रिलेटेड जो आईटीसी है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो भी आईटीसी है वो यहाँ पे किसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो खाली तमिलनाडु की यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सबको नहीं करेगा, खाली तमिलनाडु की यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद आईटीसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ऑपरेशनल यूनिट, जो यूनिट ऑपरेशनल है उसी को डिस्ट्रीब्यूट होता है आईटीसी, ठीक है, ओनली ऑपरेशनल यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ रिसिपिएंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड टू द एग्रीगेट ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ द ऑल रिसिपिएंट। आईटीसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप, रेशियो ऑफ टर्नओवर के बेसिस पे, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी यूनिट्स के डिवाइडेड बाय टर्नओवर टू ऑल रिसिपिएंट ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड फॉर टू हुम इनपुट सर्विसेज इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इज एट्रीब्यूटेबल। अच्छा, कोई ऐड उसने कोई यहाँ पे ऐड किया जो कि सबके लिए, या अकाउंटिंग सर्विसेज सबके लिए ली, तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। रिलेवेंट पीरियड यहाँ तो टर्नओवर के बेसिस पे करना है, टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसिपिएंट का डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। रिलेवेंट पीरियड मतलब टर्नओवर किस टाइम का लेना है, तो पिछले साल का ले लो, नहीं तो पिछले क्वार्टर का ले लो, तो प्रीवियस ईयर का ले लो, या लास्ट क्वार्टर प्रायर टू द मंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच टर्नओवर ऑफ ऑल रिसिपिएंट इज अवेलेबल। डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट एक्सीड द क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन आपका नहीं जाना चाहिए, जो आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आईएसडी को क्या करना होता है, एक आईएसडी इनवॉइस इशू करते हैं जिसके बेसिस पे वो क्रेडिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबको आईएसडी इनवॉइस उनको देना है, क्लियरली इनवॉइस में लिखना चाहिए कि भाई वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट किया है यहाँ पे, ठीक है। वो क्रेडिट नोट फॉर रिडक्शन इन क्रेडिट उनको देना होता है, इफ दैट डिस्ट्रीब्यूटेड क्रेडिट गेट्स रिड्यूस्ड, अगर यहाँ पे बाद में डिस्ट्रीब्यूट उन्हें क्रेडिट कर दिया था ज्यादा, बाद में अगर उसको रिड्यूस करना है तो उनको क्या इशू करना पड़ता है, आईएसडी क्रेडिट नोट इशू करेगा।
ITC अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ मंथ इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ, जिस महीने का उस महीने आप डिस्ट्रीब्यूट करते चलो, हर महीने डिस्ट्रीब्यूट करते चलते हैं वो। डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट एंड ऑल ISD इनवॉइस शुड बी फर्निश्ड बाय ISD इन मंथली GSTR 6 विद इन 13 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। तो ये जो भी क्रेडिट उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, इसकी सारी इनवॉइस की डिटेल्स, जो उनका मंथली रिटर्न है GSTR 6, उसमें उनको फर्निश करना होता है। मंथ कंप्लीट होने के बाद 13 तारीख तक के वो फर्निश करना होता है। If the ISD has distributed excess credit to any recipient, तो वो excess क्या कर लेगा, रिकवर करेगा from the recipient with interest as if it is the tax not paid। अब देखो यहाँ पे टर्नओवर जो हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे उस टर्नओवर में क्या क्या नहीं आएगा, द वैल्यू ऑफ टर्नओवर विल बी रिड्यूस्ड बाय, इसमें एक्साइज ड्यूटी नहीं आती, स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं आती, वैट नहीं आता, CST नहीं आता। अब देखो IGST का क्रेडिट एज IGST डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, CGST SGST UTGST का क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर सामने वाला रिसिपिएंट और ISD दोनों सेम स्टेट में, दोनों मुंबई में, तो फिर वो क्रेडिट अंडर द सेम कैटेगरी जाएगा, मतलब CGST SGST है तो CGST SGST जैसे ही जाएगा। बट अगर वो अलग अलग स्टेट में है तो वो IGST जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर वो उसके काम आएगा ना, नहीं इस स्टेट का CGST SGST वो कैसे यूज करेगा, इसलिए IGST जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोविजंस थे ISD के अन्य पड़े। अब नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अवेलमेंट ऑफ ITC। भाई देखो अब इसमें क्या है, कॉमन इनपुट सर्विसेज यहाँ HO ले रहा है, ठीक है, HO के लिए कुछ ब्रांचेस के लिए, तो उस केस में कैसे रखना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई यहाँ पे आप क्या करो, आपको दो ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है HO को बोला कि आप क्या करो, आप ISD मैकेनिज्म, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म, जो अपन ने अभी देखा उसी तरीके से सब चीजें फॉलो कर लो, उसी के तरीके से ITC डिस्ट्रीब्यूट कर लो। या दूसरा ऑप्शन है टैक्स इनवॉइस इशू कर दो, कंसर्न BO को, आपको लगता है इस ब्रांच ऑफिस को देना है, आप उसको टैक्स इनवॉइस इशू कर दो, वो उसके बेसिस पे क्रेडिट ले लेगा, सब्जेक्ट टू डेफिनेटली बाकी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो ये दो ऑप्शंस दिए हैं HO BA, हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस के केस में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रूल 36 की बात अगर हम करें तो अभी 36 रूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे। तो पहली बात है यहाँ पे, अगर आपका देखो भाई फ्रॉड हुआ, फ्रॉड पे डिमांड आई, डिमांड पे आपने टैक्स पे किया, अब आप बोल रहे हो क्रेडिट दे दो, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं मिलेगा भाई, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली नो ITC ऑफ टैक्स पे टुवर्ड्स डिमांड इन्वॉल्विंग फ्रॉड। एंड सेकेंड, जो भी GSTR 1 या 1A या IFF इसमें सप्लायर ने बताया है और आपके 2B में आया है, आप उसी का क्रेडिट ले सकते हो, आप उसी का क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने पहले भी देखा था। अब कुछ क्लैरिफिकेशंस है वो देखेंगे। सबसे पहली बात, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC, जो टाइम लिमिट फॉर मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC है, वो RCM सप्लाई में क्या रहेगी। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई ली है और आप टैक्स पे कर रहे हो अंडर RCM, तो उस केस में ये जो मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC है वो क्या रहेगी। गवर्नमेंट यहाँ पे आता है, तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई देखो, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट रिसीविंग सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड इज आल्सो लायबल टू पे टैक्स अंडर RCM, उसको क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है और टैक्स या इनवॉइस इशू करेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन से, देखो रिवर्स चार्ज में जब भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपको सप्लाई आती है तो आपको इनवॉइस इशू करना होता है, इनवॉइस के साथ साथ आपको क्या करना होता है, टैक्स भी पे करना होता है, इनवॉइस इशू करना होता है और आपको टैक्स पे करना होता है। और आप यहाँ पे क्या करोगे, पेमेंट और टैक्स पे करने के बाद में आप बिल्कुल क्रेडिट ले सकते हो, टैक्स पे किया तो क्रेडिट ले सकते हो। सिर्फ अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब अपने को आती है ना और अपन रजिस्टर्ड पर्सन है, उसी टाइम इनवॉइस इशू करना होता है RCM केसेस में, तो उस केस में आप फिर एलिजिबल हो जाते हो ITC में। अब रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा, वो जो 16(4) में रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं वो क्या लेंगे। सो द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कैलकुलेशन ऑफ टाइम लिमिट अंडर 16(4) टू अवेल ITC विल बी द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनवॉइस इज इशूड। जब आप इनवॉइस इशू कर रहे हो, द फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई इज रिसीव्ड इज द रिलेवेंट ईयर। सप्लाई जब आई उससे कुछ नहीं है, इनवॉइस कब इशू करी उस पे से। फॉर एग्जाम्पल सप्लाई आई तुमको 20 मार्च 2024 को, 20 मार्च 2024 को तुमको सप्लाई आई और तुमने इनवॉइस इशू करी 3 अप्रैल 2024 को, तो 24-25 जो साल रहेगा वो माना जाएगा। उसके बाद का 30 नवंबर 25 और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न whichever is earlier, तब तक के आपको क्या कर सकते हो, दिस इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग ITC। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अवेबिलिटी ऑफ ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ डेमो व्हीकल्स। देखो डेमो व्हीकल्स के केस में क्या होगा, डीलर्स लेते हैं ना यहाँ पे डेमो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर से। सो देखो बेसिकली इसे क्या माना गया कि ये व्हीकल आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, सेल्स वगैरह प्रमोट करने के लिए, ट्रायल रन्स के लिए डेमो व्हीकल्स आते हैं ना डीलर्स के पास में। सो इसको क्या बोला गया कि माना जाएगा कि दे आर यूज फॉर फर्दर सप्लाई। आप फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, आपके सेल से रिलेटेड
ऑलरेडी आप उसके लिए यूज कर रहे हो, तो उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आईटीसी ब्लॉक नहीं रहेगा, माना जाएगा ये फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो और आईटीसी ब्लॉक नहीं रहेगा, आईटीसी मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने वो किस चीज के लिए लिया, भाई आप इस चीज के लिए यूज नहीं कर रहे हो अपने सेल्स प्रमोशन वगैरह के लिए, आपने एम्प्लॉइज के मैनेजमेंट के यूज के लिए डेमो व्हीकल लिया तो सही, पर आपने क्या किया, एम्प्लॉइज के मैनेजमेंट के यूज के लिए कर रहे हो, तो भैया फिर तो ब्लॉक हो जाएगा क्रेडिट, बिकॉज दे आर नॉट यूज फॉर फर्दर सप्लाई, तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा। अब अगर डीलर एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा है, ही इज प्रोवाइडिंग व्हाट, एजेंट के जैसे वो सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में डीलर प्रोवाइड्स टेस्ट ड्राइव्स वगैरह सब मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में कर रहा है, एंड वो डायरेक्टली, क्या बात हो रही है, एंड द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेल्स द व्हीकल टू द कस्टमर, मैन्युफैक्चरर बेच रहा है, वो तो बेच ही नहीं रहा है, वो तो एजेंट जैसे बिहेव कर रहा है, तो उस केस में आईटीसी ब्लॉक रहेगा, क्योंकि ही इज नॉट यूजिंग इट, ही इज नॉट मेकिंग एनी फर्दर सप्लाई ऑफ द व्हीकल, क्योंकि वो फर्दर सप्लाई कर ही नहीं रहा है, तो फिर वो उस केस में अगर वो एजेंट के जैसे है तो फिर ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, अब अगर उसने आईटीसी कॉम्पोनेंट को यहाँ पे कैपिटलाइज कर दिया, तब तो मिल ही नहीं सकता, तब तो डेप्रिसिएशन क्लेम करता है वो इनकम टैक्स एक्ट में, तब तो आईटीसी उसका मिल ही नहीं सकता, आईटीसी उसका ब्लॉक रहेगा। बट अब वो जब व्हीकल बेचेगा तब ऑब्वियसली, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले याद है सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स पढ़ा, उस केस में जैसे आपका रहता है वैसे आपको पे करना पड़ेगा अमाउंट, अब भी पढ़ा अपन ने, ठीक है। 18(6) के हिसाब से वो आईटीसी -5% और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वाले विचएवर इज आया जब वो सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये डेमो व्हीकल से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन आया। उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आया डक्ट और मैनहोल्स के लिए। जो डक्ट और मैनहोल्स होते हैं डक्ट एंड मैनहोल्स क्या होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं ओएफसी नेटवर्क, मतलब कि ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए कनेक्शन के लिए क्या होते हैं, ये एकदम इंटीग्रल पार्ट होते हैं फॉर प्रोवाइडिंग व्हाट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट सिग्नल्स टेरिफ कम्युनिकेशन सर्विस के लिए डक्ट और मैनहोल एकदम इंटीग्रल पार्ट है। उनको ना वो लैंड एंड बिल्डिंग है, ना वो सिविल स्ट्रक्चर है, ना टेलीकम्युनिकेशन पाइप टावर्स है, ना वो पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसेस है। तो इस केस में डक्ट एंड मैनहोल्स इसमें एक्सेप्शन में तो आते नहीं वो प्लांट एंड मशीनरी के, तो वो क्या हो गया, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो इसलिए उनका क्रेडिट ब्लॉक नहीं है, 17(5) में उनका क्रेडिट मिल जाएगा। सो डक्ट्स एंड मैनहोल्स का क्रेडिट मिलता है इन केस ऑफ व्हाट, ओएफसी नेटवर्क में जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में डक्ट्स एंड मैनहोल्स यूज करते हैं वो इंटीग्रल पार्ट है, वो प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से आउट नहीं है, इसलिए उनका क्रेडिट मिल जाएगा एज पर 17(5). उसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑन एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑन एक्सपेंस इनकर्ड फॉर रिपेयरिंग ऑफ मोटर व्हीकल। अब क्या हुआ भैया, मोटर व्हीकल यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो गया, अब तुमने क्या किया, या जनरली भी क्या किया भाई, रिपेयरिंग के लिए अपने मोटर व्हीकल, अब अपन ने इंश्योरेंस लेके रखा है तो अपन रिपेयर कराएंगे, पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी देती है। दो मोड हो सकते हैं, या तो कैशलेस या रिएम्बर्समेंट मोड। अब कैशलेस में अपन क्या करेंगे, अपन गैरेज में जाएंगे, अपने मोटर व्हीकल वगैरह ठीक कराई, अपने को कोई पैसा नहीं देना, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पैसा देती है कैशलेस के केस में, इंश्योरेंस कंपनी को बिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो आईटीसी इज अवेलेबल एज इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली पेड गैरेजेस फॉर द रिपेयर्स, गैरेज वाला बिल देगा यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी को बिल्कुल क्रेडिट ले सकती है उसका, ठीक है। वो इंश्योरेंस कंपनी की इनपुट सर्विस है फॉर देयर आउटपुट सर्विस, तो बिल्कुल क्रेडिट ले सकती है। सेकंड, रिएम्बर्समेंट मोड में उसमें भी ले सकती है क्रेडिट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आईटीसी उसमें भी मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी को, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी रिपेयर कॉस्ट है वो उसका यहाँ पे बिल्कुल क्रेडिट ले सकती है। 17(5) के हिसाब से वो आईटीसी बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इनका क्रेडिट ले सकती है, जो भी रिपेयर्स वगैरह है इसका क्रेडिट ले सकती है अंदर बोथ द मोड, दोनों मोड में। अच्छा, ये वारंटी रिप्लेसमेंट के लिए मैंने बनाया था चार्ट, अपन उससे ही पढ़ते हैं। हाँ, ये रहा, देखो इसमें अलग अलग सिनेरियो हैं। वारंटी में अपन ने सप्लाई चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है, कि वारंटी में अपना लैपटॉप है और फिर अगर यहाँ पे एडिशनल कंसीडरेशन लेता है अपने से मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर तो वो सप्लाई होता है। जब अपना लैपटॉप क्या है वारंटी में, अब क्या हो गया, कुछ टूट फूट गया, कीपैड खराब हो गया, तो अपन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर के पास लेके गए, उसने बोला कि ठीक है अभी वारंटी में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसने आपका ठीक कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सो सिंस देयर इज नो एडिशनल कंसिडरेशन, देयर इज नो जीएसटी लाइबिलिटी। बट इफ ही चार्जेस एडिशनल कंसिडरेशन में स्क्रीन नहीं तोड़ के लेके चलेगी, तो फिर उसने मेरे से 10,000 रुपये ले लिए स्क्रीन के, तो यस देयर इज एडिशनल कंसिडरेशन, तो उस केस में जीएसटी लगेगा, उस केस में जीएसटी लगेगा। अब आउटपुट में अब अपन बात करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में यहाँ पे कुछ क्या रहेगा, क्या वो बात है। तो अलग अलग सिनेरियोज से देखते हैं। सबसे पहले, मैन्युफैक्चरर ने आपको ऑफर की वारंटी या रिप्लेसमेंट रिपेयर सर्विसेज दी कस्टमर को विदाउट चार्जिंग एडिशनल कंसिडरेशन, कुछ कंसिडरेशन चार्ज नहीं करी,
ठीक है, आप लेके गए लैपटॉप, आपका फ्री में रिप्लेसमेंट रिपेयर कर दिया, जो भी यहाँ पे आपका पार्ट खराब हुआ था उसका फ्री में रिप्लेसमेंट रिपेयर कर दिया, तो उस केस में क्या कोई जीएसटी लगेगा? नहीं। क्यों? बिकॉज देर इज नो एडिशनल कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं, सो इट इज कंसिडरेशन नहीं है। बट इसको आप एग्जेम्प्ट सप्लाई भी नहीं बोल सकते, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं। उसने जब तुमको लैपटॉप बेचा था ना, उसको तभी पता होता है कि यहाँ पे लाइकली कॉस्ट ऑफ रिपेयर रिप्लेसमेंट क्या है, वो ले लेता है सबसे, ठीक है। तो इसको कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं बोल सकते, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं बोल सकते, और एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं है तो देर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिवर्स आईटीसी। सवाल ये उठा था कि क्या कुछ आईटीसी रिवर्सल की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ने बोला नो, आईटीसी रिवर्सल की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड्स रिप्लेसमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो अब उस केस में देखो अलग अलग 4 सिचुएशंस हो सकती है। पहली बात, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस कर रहा है पार्ट और चार्ज कर रहा है कंसिडरेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर बाय इशूइंग द टैक्स इनवॉइस। आपको तो वो फ्री में सब ठीक करके दे रहा है, पर मैन्युफैक्चरर से क्या कर रहा है? वो पैसे ले रहा है, मैन्युफैक्चरर से पैसे ले रहा है, ठीक है। आपको फ्री में ठीक करके दे रहा है, मैन्युफैक्चरर ने उसको बोला जो भी पैसे बनेंगे भाई, जो लोग भी आएंगे तू ठीक कर देना, फ्री में पैसे मेरे से ले लेना, तो वो मैन्युफैक्चरर को इनवॉइस इशू कर रहा है। तो इस केस में सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर। रिसिपेंट ऑफ सर्विस कौन है? मैन्युफैक्चरर। डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स लेगा, गवर्नमेंट को देगा, मैन्युफैक्चरर उसका आईटीसी ले लेगा, सिंपल सी बात है, कोई रिवर्सल की बात ही नहीं आती। सो जीएसटी विल बी पेएबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर विल टेक आईटीसी एंड देयर इज नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय डिस्ट्रीब्यूटर। सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस पार्ट एंड चार्जेस द कंसिडरेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर बाय टैक्स इनवॉइस। सो इसमें क्या किया इसके अच्छा ये वाला पॉइंट तो अपन ने देख लिया। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटर रेजेस रिक्विजिशन। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया? रिक्विजिशन रेज किया मैन्युफैक्चरर को फॉर पार्ट टू बी रिप्लेस्ड, जो पार्ट रिप्लेस करना है, एंड मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स एडिशनल पार्ट, और मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? पार्ट प्रोवाइड किया, पार्ट प्रोवाइड किया। सो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइडिंग सच पार्ट विदाउट चार्जेस, सो नो जीएसटी बाय मैन्युफैक्चरर एंड नो रिवर्सल ऑफ आईटीसी बाय मैन्युफैक्चरर। वो पार्ट दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ना कोई जीएसटी पे करने की जरूरत है, ना यहाँ पे क्या करना है, कोई रिवर्सल ऑफ आईटीसी भी नहीं है। थर्ड सिचुएशन, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस पार्ट of supply already received by him from manufacturer and manufacturer issues a credit note। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ने रिप्लेस करके दिया आपको पार्ट, किस चीज से? उसके पास ऑलरेडी पार्ट्स मैन्युफैक्चरर ने देकर रखे, उसको पता है मैन्युफैक्चरर को कि भैया 100 लैपटॉप बेचेंगे तो 5 में तो कीपैड की प्रॉब्लम आएगी, तो उसने 5 कीपैड देके रखा है डिस्ट्रीब्यूटर को। सो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? उसको 5 कीपैड देके रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर ने उसके हिसाब से ठीक कर दिया, मैन्युफैक्चरर ने बाद में उसको क्रेडिट नोट दे दिया। तो उस केस में देखो क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी में बी एडजस्टेड बाय मैन्युफैक्चरर सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट डिस्ट्रीब्यूटर हैज रिवर्स्ड आईटीसी अवेल्ड अगेंस्ट द पार्ट सो रिप्लेस्ड। वो क्रेडिट नोट के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना पड़ेगा? अपने आईटीसी को क्या करना पड़ेगा भाई? रिवर्स करना पड़ेगा, और टैक्स लाइबिलिटी मैन्युफैक्चरर की उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी क्रेडिट नोट के बेसिस पे। डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस यूजिंग हिज स्टॉक। उसने क्या किया? अपने स्टॉक से रिप्लेस कर दिया। मैन्युफैक्चरर को रिक्विजिशन रेज किया, मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड किया गुड्स पार्ट्स टू द डिस्ट्रीब्यूटर बाय विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या किया भाई? डिस्ट्रीब्यूटर ने रिप्लेस कर दिया अपने ही स्टॉक से, और रेस किया रिक्विजिशन किसको? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने गुड्स या पार्ट्स जो भी डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे प्रोवाइड किया विदाउट कंसिडरेशन। तो इस केस में ऑब्वियसली यहाँ पे क्या विदाउट कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, तो ना कोई जीएसटी पेएबल है, ना कोई रिवर्सल ऑफ आईटीसी। सिंपल थंब रूल है, कोई अगर अमाउंट पेएबल ही नहीं है तो ऑब्वियसली कोई जीएसटी पेएबल नहीं है, कोई आईटीसी रिवर्सल नहीं है। And last possibility, distributor provide repair services in addition to replacement to customer without consideration on manufacturer but charges manufacturer by issuing tax invoice or debit note। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको तो यहाँ पे फ्री में कर दिया विदाउट कंसिडरेशन, बट वो मैन्युफैक्चरर को चार्ज कर रहा है, मैन्युफैक्चरर को चार्ज कर रहा है। तो भाई आपको तो फ्री में चार्ज दिया है तो उस पर तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बट मैन्युफैक्चरर को वो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट इशू कर रहा है। तो हु इज द सप्लायर ऑफ सर्विस? इस सर्विस के लिए सप्लायर कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर। हु इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस? मैन्युफैक्चरर। जीएसटी कौन पे करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर। मैन्युफैक्चरर उसका आईटीसी ले लेगा, मैन्युफैक्चरर उसका आईटीसी ले लेगा। सो आई होप इट इज क्लियर। चलो अब ये एक क्लैरिफिकेशन था खाली, सो ये आपको समझा होगा, ठीक है। सो अगर चाहिए तो आपको इसका फोटो लेना है तो आप ले लो। नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन है किस चीज पे भाई? यहाँ पे आईटीसी इन रिस्पेक्ट एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में है। देखो डायग्राम से देखेंगे इसको। एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में, सो एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में फॉर एग्जांपल ये ओईएम फैक्ट्री सप्लायर जो है, इसने गुड्स हैंडओवर कर दिए यहाँ पे एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रांसपोर्टर को। सवाल ये आया कि ये जो डीलर है, रिसिपिएंट है, ये क्रेडिट कब ले सकता है?
जब इसके फैक्ट्री में रिसीव होगा तब, या जब गुड्स हैंडओवर कर दिया ट्रांसपोर्टर को तब। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया कि जब ये ट्रांसपोर्टर को यहाँ पे हैंडओवर किया गया इसी टाइम क्रेडिट ले सकता है डीलर। फॉर एग्जाम्पल ये 27 फेब को इन्होंने हैंडओवर किया, इनकी फैक्ट्री पे रिसीव हुआ है 3 मार्च को, सो ये लोग फेब में ही क्रेडिट ले सकते हैं, ये लोग फेब में ही क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, देखो वही है, क्या क्लियर किया है कि डीलर को क्या माना जाएगा कि ही हैज रिसीव्ड द गुड्स एट द टाइम ऑफ हैंडिंग ओवर द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर एट द फैक्ट्री गेट। जब ट्रांसपोर्टर को हैंड ओवर किया उसके फैक्ट्री गेट पे उसी टाइम मान लिया जाएगा कि ही हैज रिसीव्ड द गुड्स। आपको याद है हमने सेक्शन 16 में पढ़ा है, वन ऑफ द कंडीशन इज व्हाट, कि गुड्स रिसीव होना चाहिए। तो यहाँ मान लिया जाएगा कि डीलर को गुड्स रिसीव हो गए हैं, और ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा कोई दूसरे सप्लाई ऑफ गुड्स पे भी जहां पे एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट है और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये जो गुड्स है ये क्या कर दिया गया है, यहाँ पे गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट एट सप्लायर प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रॉपर्टी एंड गुड्स को ट्रांसफर कर दिया गया है। सो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, डीलर ले सकता है क्रेडिट जब गुड्स हैंडओवर किए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आईटीसी कब कब नहीं मिलेगा, अब गुड्स ले तो लिए बट वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया, ऑब्वियसली आईटीसी नहीं मिलेगा, नॉन बिजनेस पर्पस पे वैसे भी नहीं मिलता है। या गुड्स आपके लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ बाय और डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल, उस केस में भी नहीं मिलेगा। बहुत क्लियर सी बात है, उन दोनों भी केसेस में आईटीसी नहीं मिलेगा, अपने पढ़ा था ब्लॉक क्रेडिट में ये पॉइंट नहीं मिलता है। सो बहुत सिंपल सा क्लैरिफिकेशन आया क्या कि यहाँ पे फैक्ट्री से निकला है, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में फैक्ट्री के गेट पे जहां हैंडओवर कर दिया गया गुड्स, यहाँ पे किसको, ट्रांसपोर्टर को, डीलर को, तो डीलर क्रेडिट ले सकता है जब वो हैंडओवर किया गुड्स उस टाइम पे। और ये सारे ही एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई होगा प्रोवाइडेड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हो। और अगर गुड्स नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, या गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल है तो उसमें भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक क्लैरिफिकेशन आया। ठीक है जी, सो हियर वी कंप्लीट डिस्कशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्या नाम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा खासा वेटेज होता है एग्जाम में एंड आई होप आपको ये डिटेल्ड रिवीजन क्या हुआ होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन फॉर दिस चैप्टर ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।